फूमो काफी देर से पहुंचा था और सिर्फ 2 दिन बाद महान बुजुर्ग का जन्मदिन भोज होने वाला था। उसके बाद केवल स्वर्गीय पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य ही बचे थे क्योंकि उनकी यात्रा की दूरी ज्यादा थी। वे अगले दिन थोड़ी देर से पहुंचे। जब वे पहाड़ पर चढ़े तो वे अभी भी एक अकथनीय ठंडी हवा में लिपटे हुए थे। उनकी पीठ पर तलवारें लटकी हुई थीं, नीले कपड़े पहने हुए थे और बिना पलक झपकाए सीधे आगे की ओर देख रहे थे। क्या ये वह दूसरी ताकत है जिसका उल्लेख वरिष्ठ जियू जिजाई ने किया था, जो अपने कनिष्ठों को फूफेंग अकादमी के अलावा इस किंगफेंग एज में ला सकती है? स्वर्गीय पर्वत तलवार संप्रदाय। वान वेनफेंग अभ्यास मैदान के एक तरफ खड़े होकर उन तलवारधारी युवक युवतियों को देख रहे थे और ली कांगशेंग द्वारा ग्रेट लियांग गांव में दिए गए इस संप्रदाय के आकलन को याद कर रहे थे। वे अपनी तलवार की गति में स्वर्गीय पर्वत के शीतल सार को भर देते हैं, जो ऊंचा और तेज होता है तथा दुनिया भर के तलवारबाजों की नज़र में पवित्र होता है। वान वेनफेंग की नज़र युवकों की पीठ पर बंधी तलवारों पर पड़ी। फिर भी उसने सोचा कि क्या वह अपनी 72 चालों से विश्व प्रसिद्ध तलवारबाजी को तोड़ सकता है। फिर उसने सोचा कि दुनिया भर में तलवार दाव की पवित्र भूमि होने के नाते इस संप्रदाय में भी निश्चित रूप से समान युद्ध कला कौशल की कमी नहीं होगी। जब 2 तलवारबाजी स्कूल, जो दोनों ही तोड़ने वाली चालों पर केंद्रित थे, एक दूसरे से भिड़ें तो कौन सा स्कूल श्रेष्ठ साबित होगा? वान वेनफेंग ने इस प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया, जबकि स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के शिष्य धीरे धीरे निकट आ गए। स्वर्गीय पर्वतीय संप्रदाय के संस्थापकों और किंगफेंग एज के बीच विशेष संबंध के कारण गोंग यू ने व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन किया। जैसे ही वह युवकों के सामने से गुजरा, वान वेनफेंग को सहज ही एक हल्की सी ठंड का एहसास हुआ जिससे उसकी रीढ़ में झुनझुनी हुई। उसे उसकी बेबुनियाद कल्पनाओं से बाहर निकाला। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। हत्या का इरादा। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाह अनायास ही उन शिष्यों पर पड़ी। उसने उनके समय के अनुरूप फटे हुए कपड़े, 2 शिष्यों की दाहिनी हथेलियों के आधार पर लिपटा हुआ सफ़ेद कपड़ा और होंठ भींचे हुए युवा तलवारबाजों को देखा। सभी का रंग असामान्य रूप से पीला दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियू जिजाई कहीं से उसके पीछे प्रकट हो गया, धीमे तलवारबाजों को देख रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान का मिश्रण दिखाई दे रहा था। फिर उसके चेहरे पर भ्रम को देखते हुए वह हंसा और बोला, तुम्हें उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, लड़के। शीर्ष 7 संप्रदायों में से एक होने के नाते हेवनली माउंटेन अन्य संप्रदायों से बिल्कुल अलग है। इसके अनुयायी घोड़ों पर निर्भर नहीं हैं और वे जहां भी जाते हैं, विशेष रूप से घने जंगलों से होकर जाते हैं। एक सच्चे तलवारबाज होने के नाते बिना किसी पछतावे के अपनी तलवार चलाने के लिए उसे अपने हाथ विश्वासघात के खून से रंगने चाहिए। आम लोग इसे उनके कठोर स्वभाव के रूप में देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वास्तव में इसमें हत्या की मंशा छिपी है। तलवार जितनी अधिक तेज होगी, उतनी ही अधिक परीक्षाएं उसे अनगिनत परीक्षणों से होकर गुजरी होंगी, ताकि वह इतनी तेज तलवार चला सके तथा इतनी उग्रता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। उनकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर वान वेनफेंग की ओर देखते हुए उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, इस दुनिया में मार्शल आर्ट साधना अभी भी व्यक्ति के चरित्र से जुड़ी हुई है। मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी कुशल क्यों ना हो, अंततः वह व्यक्ति पर ही निर्भर करती है, जिसमें स्व सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में कुशल मार्शल नायकों में सामान्य लोगों से बढ़कर गुण होने चाहिए। उनका चरित्र असाधारण होना चाहिए। तलवार जितनी तेज होगी, युद्ध कलाकार का चरित्र इस प्रकार की तलवारबाजी से ऊपर उठना चाहिए। यहाँ तक कि तेजी से सीखी गई दुष्ट युद्ध कलाओं को भी शक्तिशाली बनने के लिए दुनिया का संहार करने वाले अहंकार की आवश्यकता होती है। डरपोक होने, गहन विचारों के अभाव में एक ही स्थान पर टिके रहकर परिश्रमपूर्वक साधना करने से कोई कभी कुशल नहीं बन सकता। वान वेनफेंग को पता था कि यह जियू जिजाई ही है जो उसे मार्गदर्शन दे रहा है। उसने गंभीरता से उत्तर दिया। उसकी नज़र स्वर्गीय पर्वतीय संप्रदाय के एक युवा नेता पर पड़ी, जिसने उसकी घूरती निगाहों को भांप लिया था। उसने अपना सिर घुमाया। एक बहुत ही सुंदर युवक, लेकिन असामान्य रूप से पीला चेहरा, यहाँ तक कि उसके होठों पर भी रंग का कोई निशान नहीं था। जरा भी अहंकार नहीं दिखाते हुए उसने वान वेनफेंग की ओर धीरे से सिर हिलाया। वान वेनफेंग ने अभिवादन में सिर हिलाया। उसने पहले ली कांगशेंग और उसकी पत्नी से कुछ बुनियादी बातें सीखी थीं और बाद में वू चांगकिंग का शिष्य बन गया। हालांकि वह एक योग्य चिकित्सक तो नहीं था, फिर भी वह उस युवक के शरीर पर लगी चोटों और उसकी हत्या की नीयत को पहचान सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी एक कड़वे टकराव से गुजरा है। युवक के मन में अनेक विचार आ रहे थे। डॉट 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 डॉट। आखिरी दिन आराम से बीता। किंगफेंग एज के शिष्य 1 महीने से व्यस्त थे और आखिरकार उन्होंने महान बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज का स्वागत किया। हालांकि मार्शल कलाकार आंतरिक शक्ति का अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को निखारते हैं, जिससे उन्हें आम लोगों की तुलना में लंबी उम्र मिलती है, लेकिन जियांगू में अनगिनत ब्लेड और तलवारों, हवा के झोंकों और खून की बौछारों से गुजरना दूसरों को समझाना मुश्किल था। जियांगू में 70वां जन्मदिन सचमुच दुर्लभ और भव्य उत्सव के योग्य है।
अफसोस, किंगफेंग एज आखिरकार एक एकांत संप्रदाय था और महान बुजुर्ग के स्वाभाविक रूप से उदासीन होने के कारण तथाकथित 70वें जन्मदिन का भोज वान दिनफेंग द्वारा पहले भाग लिए गए जीवंत भव्य भोजों की तुलना में एक पारिवारिक रात्रिभोज जैसा लग रहा था। बुजुर्ग एक मेज पर बैठे थे, युवा पीढ़ी दूसरी पर, और महान बुजुर्ग अपनी युवावस्था की पुरानी सहेलियों के साथ एक और मेज पर। मेज के शीर्ष पर बैठी महान वृद्धा अभी भी अमर की तरह शांत और दीप्तिमान दिख रही थीं, सुंदरता में दूसरों से आगे, और उनकी साधना गहन थी क्योंकि वे उच्च तृतीय श्रेणी के महागुरु क्षेत्र तक पहुंच गई थीं। हालांकि जियानबू में उनके युवा दिनों के मित्र इतने भाग्यशाली नहीं थे। वान दिनफेंग ने जिन लोगों को देखा उनमें केवल निम्न तृतीय श्रेणी के कई वृद्ध पुरुष और महिलाएं थीं, जिनके बाल सफ़ेद और त्वचा झुर्रीदार थी और जो अपनी युवावस्था से बहुत पहले ही ढल चुकी थीं। इस उम्र में शायद ये भोज उनकी अंतिम मुलाकात थी। वान दिनफेंग ने इन बुजुर्ग लोगों को बेधड़क शराब पीते हुए देखा, जो उनकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसने देखा कि कैसे उन्होंने अपने प्याले उठाए, उनकी जवानी की बेपरवाही, पुरानी शिकायतों का आनंद और जवानी के अनकहे सपने सब मिलकर उस तेज शराब में घुल गए जिसे उन्होंने जी भरकर पी लिया। एक मोड़, आस्तीन हिलाकर उन्होंने ताव पर अपने अंतिम शब्द कहे, जियानबू की सड़कें लंबी हैं, मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। एक बार जब वे पहाड़ से नीचे उतर गए तो ये हमेशा के लिए विदाई होगी। श्वेत वस्त्र और स्याह काले बालों वाली महिला का व्यवहार अभी भी शांत था, लेकिन जब वह बुजुर्ग जियानबू आकृतियों के साथ घुल मिल रही थी तो उसमें अपनी सामान्य शांति, अमरता का अभाव प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अप्रत्याशित रूप से साहसिक हाव भाव प्रदर्शित किए। लेकिन शायद आज के बाद महान बुजुर्ग का व्यवहार पूरी तरह से शांत और उदासीन हो जाएगा। किसी कारण से वान दिनफेंग बहुत प्रभावित हुए। उसके बगल में किंगशुंग ने चीनी मिट्टी के कप पर अपनी उंगली हल्के से टैप की और अचानक कहा, इस भोज को वास्तव में Z0 भोज कहा जाना चाहिए। इस मेज पर फूफेंग अकादमी के 4 लोगों के अलावा स्वर्गीय पर्वत तलवार संप्रदाय के 5 तलवारबाज भी थे, जिनमें एक युवा लड़की भी शामिल थी जो इस टिप्पणी से हैरान थी, और उसने किंगशुंग की ओर देखा जो एक सुंदर युवक के रूप में दिखाई दिया और पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? किंगशुंग ने बिना कुछ कहे केवल अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। वान दिनफेंग ने महान बुजुर्ग की ओर देखा और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए फुसफुसाया, पूर्ण एकांत की मियागर की आभा को जन्म देता है जो अस्पष्ट रसातल से उड़कर Z0 तक पहुंचता है। किंगशुंग ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा और युवक की आंखों में उदासी का भाव देखकर वह समझ गई कि वह भी उसकी भावनाओं से सहमत है। वान दिनफेंग एक ताओवादी गुरु द्वारा रचित पेस द वर्ड वज से 2 पंक्तियां पढ़ रहे थे। यद्यपि मेज पर बैठे अन्य लोग युवा थे, फिर भी उन्होंने सबने ये सुना था, और स्वर्गीय पर्वत से आए प्रमुख युवक ने ये सुनकर जैसे समझ लिया हो, उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कहा, Z-वर्ड ताओवाद का एक क्षेत्र है, शुद्ध और पारलौकिक, अमर का प्रतीक। भाईसू का सुझाव है कि महान बुजुर्ग की शक्ति अपरिमित है। 70 साल की उम्र में भी वे युवा जैसी दिखती हैं, जो वास्तव में सांसारिक दुनिया से परे है। उन्हें Z-वर्ड शब्दों से वर्णित करना वास्तव में उपयुक्त है। ये युवक बायली था जो केवल 15 वर्ष का था, फिर भी स्वर्गीय पर्वतीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व कर रहा था, जिससे पता चलता था कि उसकी युद्धकला और तलवारबाजी का कौशल सर्वोच्च स्तर का होगा। इस समय उसने अपनी समझ व्यक्त की, उसकी अभिव्यक्ति आशा और आत्मविश्वास से भरी थी और स्पष्ट रूप से उच्च तृतीय श्रेणी के युद्धकला क्षेत्र की आकांक्षा रखता था। अप्रत्याशित रूप से पास से एक हंसी की आवाज आई, जिससे सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि सफ़ेद बाल और जर्जर चेहरे वाला एक बुजुर्ग बेली फैन के बगल में बैठा था। ये बुजुर्ग एक वरिष्ठ होने के बावजूद छोटे बच्चों के समूह में बैठने की जिद कर रहा था और बार बार हटने के निमंत्रण को ठुकरा रहा था, जिससे स्वर्गीय पर्वत के लोग मन ही मन हंस तो रहे थे, लेकिन साथ ही उसे कमतर भी आंक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि फूमो अपनी नज़रें अपने कटोरे में रखे नर्म उबले हुए मांस पर गड़ाए हुए बुदबुदा रहा है। आह, पूर्ण एकांत की मियागर की आभा को जन्म देता है जो अस्पष्ट रसातल से उड़कर Z0 तक पहुंचता है। अमर, इतने शक्तिशाली, हवाओं पर सवार होकर की मियागर की आभा को नियंत्रित करने में सक्षम और सीधे Z0 तक चढ़ जाते हैं। लेकिन किमियागर के आभामंडल पर चढ़ने के लिए पहले 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला है पूर्ण, जो अकेलेपन का एकांत है, और दूसरा है एकांत, जिसका अर्थ है सभी संबंधों को तोड़ देना। व्यक्ति को इस सांसारिक दुनिया से सभी लगावों को तोड़ देना चाहिए, पूर्ण अकेलेपन का अनुभव करना चाहिए, पत्थर की तरह ठंडा हृदय या मन में अविचल, तभी व्यक्ति अमर बन सकता है। ऐसा लगता है कि अमर होना कोई अच्छी बात नहीं है। PS दूसरी रिलीज। स्वर्गीय पर्वत के लोग मूलतः फूमो को थोड़ा नीची दृष्टि से देखते थे। वे सभी अभी भी युवा थे, जियानबू के तेज तर्रार और जोशीले तलवारबाजों और कई साहसी और बैलगाम नायकों को देखने के आदी थे। स्वाभाविक रूप से वे एक बूढ़े व्यक्ति से बहुत प्रभावित नहीं हुए जो अपनी हरकतों में थोड़ा डरपोक लग रहा था। उन्होंने उसका खुलकर अनादर नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी प्रशंसा के योग्य कोई बुजुर्ग भी नहीं माना था।
हालांकि अब उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने उनके दिलों में सिहरन पैदा कर दी। पहले तो उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में गहराई से सोचा तो उन्हें एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। ये भय उनके भीतर बेकाबू होकर बढ़ता गया, और जितना वे इसके बारे में सोचते गए उतना ही भयावह होता गया। वे अब इस थोड़े बहुत मैले कुचले दिखने वाले बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सके। बायली की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चे गुरु को कम करके आंका था। ये छोटा सा अंतराल शीघ्र ही बीत गया तथा भोज का माहौल सामान्यतः सौहार्दपूर्ण था। बहुत सी औपचारिकताएं समाप्त हो गई थी तथा माहौल काफी सहज था। किंगफिंग एजवाइन तलवार बनाने वाले झरने के पानी से बनाई गई थी, साफ और तीखी, और जब ये गले में उतरती तो किसी तलवारबाज की तलवार की तरह धारदार होती। मेज पर बैठे सभी लोगों ने इसे पिया और तोबा यू को भी ये बहुत पसंद आए। उसने लगातार कई प्याले इतनी हिम्मत से पिए कि किसी मर्द के आगे उसकी ताकत कम न लगे। उसने आंतरिक शक्ति पर कई दिनों की कड़ी मेहनत से आई थकान को दूर कर दिया और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण होती गई। हालांकि वान दिनफेंग ने अपने गुरु की शिक्षा के कारण इसे छुआ नहीं, बल्कि इसे अपने हाथ के पास सहजता से रख लिया, जबकि उनका ध्यान मेज पर रखे व्यंजनों पर था। भोजन की जिम्मेदारी किसी रेस्तरां के सामान्य रसोइये की नहीं थी। वह एक दुर्जय युद्ध कलाकार थे जो अपनी सीमित प्राकृतिक प्रतिभा के कारण लोंगमेन के मध्य तृतीय श्रेणी में नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। तलवारबाजी में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें विद्वानों के बीच पाउडिंग वंश के एक वंशज से मिलने का मौका मिला और उन्होंने युद्ध कला को पाक कला में ढालने का हुनर सीखा। खाना पकाने की आग को भड़काने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करने से भोजन का स्वाद बेहतर और अधिक स्वादिष्ट हो गया। यह उनके दूसरे गुरु द्वारा सिखाई गई बातों के साथ अच्छी तरह से मेल खा सकता है। वान दिनफेंग ने चुपचाप अपना मूल्यांकन किया। उसके बगल में बैठे फूमो को अचानक जल्दी जल्दी खाने की वजह से घुटन होने लगी और खांसने लगा। बेली फैंग बेबस होकर उठा और बूढ़े की पीठ थपथपाई ताकि उसे सांस लेने में मदद मिले। उसने बाएं हाथ से शराब का जग उठाया, लेकिन पाया कि वह पहले से ही खाली था, इसलिए उसने मदद के लिए दूसरों की ओर देखा। ये देखकर वान दिनफेंग बोला, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। ये कहते हुए उसने अपने पास रखे शराब के प्याले की ओर हाथ बढ़ाया। उसका हुनर कमाल का था, और जब उसने शराब का प्याला उठाया तो उसमें से तरल बिल्कुल नहीं गिरा, मानो स्थिर जमीन पर हो। जैसे ही वह उसे बेली फैंग को देने वाला था, दोनों के चेहरे थोड़े तनावग्रस्त हो गए। स्वच्छ शराब की सतह पर केंद्र से लगातार एक के बाद एक चक्र बनते हुए खामोश लहरें निकलने लगीं। अचानक एक तीखी आवाज हुई और शराब का प्याला उनके हाथों के बीच कई टुकड़ों में बिखर गया। उच्च गुणवत्ता वाली किंगफैंग शराब फर्श पर फैल गई और उसकी समृद्ध और ताज़ा सुगंध हवा में भर गई। किसी प्रदर्शन के दौरान बजने वाले पहले सुर की तरह दरवाजे से शुरू होकर मेज पर रखे शराब के प्याले एक एक करके टूटने लगे। वान दिनफेंग ने तेजी से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी पीठ पर रखी लकड़ी की तलवार का हैंडल पकड़ लिया, लेकिन उसे अपने दिल की गहराइयों से एक अवर्णनीय मतली का एहसास हुआ। उसका दिमाग चकरा रहा था, मानो शरीर पर नियंत्रण रखने की उसकी ताकत खत्म हो रही हो। उसके पैर ढीले पड़ गए और वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ये कैसी रणनीति थी? वान दिनफेंग ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उनमें से खून नहीं निकलने लगा, लेकिन दर्द शरीर की सहज प्रतिक्रिया का विरोध नहीं कर सका। युवक के मन में अचानक निराशा की एक लहर उठी, जिसमें मतली और धड़कते दर्द का मिश्रण था, जिससे उसे लगा कि अब जिंदगी जीने लायक नहीं रही, यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगा। उसी क्षण अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई अदृश्य शक्ति बह गई हो। उसके हृदय की दुनियादारी की थकान और शरीर की बेचैनी एक साथ गायब हो गई और उसकी जगह एक अकथनीय भय ने ले ली। जियू जिजाई ने शराब के प्याले से अपनी उंगलियां हटा लीं। कप तुरंत ही धूल में बदल गया और नीचे गिरने लगा। इस बीच अभ्यास मैदान पर हॉल के बाहर विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला अचानक हवा में भर गई। जमीन पर कठोर पत्थर की ईंटें टूट गईं और हवा सफ़ेद लहरों में बदल गई जो बढ़ती उग्रता के साथ कई सौ मीटर दूर तक फैल गई, फिर अचानक रुक गई। सफ़ेद लहर जोरदार तरीके से उमड़ने लगी, फिर जोर से दोनों तरफ बढ़ गई। एक विशाल काली छाया एक गहरी दबी हुई आवाज़ निकालते हुए बड़े हॉल की ओर बढ़ी। वान दिनफेंग की प्रबल नेत्र शक्ति के बावजूद वह उसकी दिशा नहीं पकड़ सका। अचानक भोज कक्ष से एक सफ़ेद पोशाक में एक आकृति उछलकर ऊपर आई। गोंग घियो। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसकी पुतलियों में क्रोध भरा हुआ था। तलवार की मूठ पर दाहिना हाथ रखे उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली और 2 झांग लंबी तलवार क्यूई तिरछी वार करती हुई जून के तापमान को गिराती हुई तलवार क्यूई की 2 धारियां आती हुई काली छाया पर गिरी, जिससे उनकी प्रबल क्यूई नष्ट हो गई। काली छाया ने हवा में ही अपना असली रूप प्रकट कर दिया। ये लगभग 2 मीटर लंबा, एक व्यक्ति जितना चौड़ा, बिना चमक वाला काला और एक ठंडी आभा बिखेरता हुआ, ये वास्तव में एक बड़ा काला ताबूत था।
गोंग यू के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसका दाहिना हाथ पीछे तलवार पकड़े हुए था और बायां हाथ आगे की ओर एक सहज लहर के साथ तायिन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। अचानक सामने की हवा घनीभूत हो गई और फीनिक्स और ड्रैगन के सुर में गाने जैसी ध्वनि गूंज उठी। काला ताबूत कुछ क्षण के लिए हवा में रुका, फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर से घिरा। वह हवा की परतों को चीरता हुआ जहां से आया था वापस उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी शक्ति किसी घेराबंदी करने वाले क्रॉसबो से कम भयावह नहीं थी। बैकवर्ड 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 नोवेल बन कॉम से नए रोमांच का आनंद लें। जो शॉकवेव अभी भी आगे की हवा में थी वह टक्कर के कारण सीधे ही बिखर गई। एक सुंदर हाथ आगे बढ़ा और समय रहते काले ताबूत के सामने आ गिरा और एक दबी हुई घुरघुराहट गूंजी, मानो वह व्यक्ति पीछे की ओर लड़खड़ा गया हो। कलाई के एक मोड़ के साथ काला ताबूत जोर से घूमा, फिर सामने की ओर पलटा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। बची हुई प्रबल क्यूई धरती में धंस गई और भयानक दरारों में फट गई। ताजे खून की एक बूंद काले ताबूत पर गिरी, जिससे उसका रंग और भी गहरा हो गया। गोंग यू ने भौहें चढ़ाईं, आगे बढ़ा और अपनी तलवार जमीन पर टिकाकर ठंडे स्वर में चिल्लाया, वहां कौन जाता है अंधेरे में छिपकर। उस आदमी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और शांति से आगे बढ़ा, जिससे पता चला कि वह 40 वर्ष का एक विद्वान है। उनके चेहरे के भाव साफ और चमकदार थे, कनपटियां थोड़ी धूसर थीं। उनके काले बाल नीले कपड़े से बंधे हुए थे, होठों पर मुस्कान थी और उनके दाहिने हाथ में एक जैद बांसुरी थी। उन्होंने आगे झुककर कहा, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरा विनम्र नाम उल्लेख के लायक नहीं है। ये सुनकर गोंग यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह हमला करने को तैयार था, लेकिन कमरे के अंदर से एक जोरदार विस्फोट ने उसे रोक दिया। एक काली परछाई बाहर की ओर फूट पड़ी और उस आदमी के सामने आ गई। फिर भी उसने हमला नहीं किया, बस उसके बगल में आकर रुकी। जमीन तुरंत फट गई, जिससे एक रेखा बन गई जिसने उस आदमी और गोंग यू को अलग कर दिया। विगोर का नियंत्रण चौंकाने वाला और अपमानजनक दोनों था, और वह काली परछाई दरअसल एक बांस की चॉपस्टिक थी। वह अब जमीन में गड़ी हुई थी, थोड़ा कांप रही थी, पूरी तरह से सुरक्षित। और जब जियू जिजाई अंदर से बाहर निकला तो वह आदमी हैरान रह गया। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा, जिसका चेहरा सदमे से शांत हो गया था और उसकी आंखों में, जैसा मैंने सोचा था, वाला भाव था। गुस्से से कह रहा था, वह युक्सुआन। हे युक्सुआन ने उचित ढंग से झुककर अभिवादन करते हुए कहा, मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, वरिष्ठ। जियू जिजाई ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। उसका हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गया। दशकों तक दुनिया भर में घूमते रहने के कारण उसे वांग इनफेंग जैसे अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी मिले थे, और उससे पहले वाला व्यक्ति भी उनमें से एक था। जब वे पहली बार मिले थे तब उसकी उम्र लगभग वांग इनफेंग जितनी ही थी, और उसका स्वभाव भी वैसा ही था। जब वे वर्षों पहले अलग हुए थे तब तक वह अपना परिवार बसा चुका था और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एकांत में रह रहा था। वह यहाँ क्यों आया, और ऐसे काम करने के लिए? हे युक्सुआन ने जियू जिजाई के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध देखा, जैसे कि वह जानता था कि बुजुर्ग क्या सोच रहे थे। उसने अपने चेहरे के भावों को शांत किया और एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, वरिष्ठ जियांगू, छोड़ना इतना आसान नहीं है। उस समय मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया था। जियू जिजाई के दिल में उन शब्दों से एक झटका सा लगा। उसने देखा कि वह कभी जवान था, पीछे से एक म्यान में बंद तलवार निकालकर उसे जमीन में गाड़ रहा है। जैद बांसुरी पहले ही रख दी गई थी और उसने तलवार की मूठ पर एक हाथ रखा, जिससे थोड़ी सी जोरदार चीख निकली। तलवार म्यान से बाहर निकली, घूमती हुई हे युक्सुआन की पकड़ में आ गई। ब्लेड 3 फीट लंबा था, जो रक्त जैसी चमक से चमक रहा था, जो इसकी असाधारणता का संकेत था। उस आदमी ने गहराई से झुककर अपनी आंखें नीचे झुकाकर स्पष्ट आवाज में घोषणा की, मैं, हे युक्सुआन, ने सुना है कि हीरो मुरोंग अपना जन्मदिन मना रहा है। उसकी आवाज रुक गई और आदमी ने अपनी पीठ इंच इंच सीधी की। एक गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा, किसी छिपे हुए अजगर की तरह, उससे दहाड़ती हुई बाहर निकली। उसके हाथ में तलवार रक्त की रोशनी से चमक उठी और एक पल में उसके काले बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी आभा उमड़ पड़ी, ऊपरी तृतीय श्रेणी के क्षेत्र में ऊपर की ओर उठती हुई। जन्मदिन पर टोस्ट पेश करने के लिए, और तुम्हारी जान लेने के लिए। तलवार को पकड़ने वाली हथेली कांप उठी और तलवार की गूंजती हुई चीख आकाश तक पहुंच गई। पुनश्च अध्याय 1, उदार इनाम के लिए यू किंग ज्ञान को धन्यवाद। बैककोट बैककोट बैककोट। आभा आकाश तक पहुंच गई, जिससे आसपास के दर्जनों मीलों तक फैली खगोलीय घटनाएं बदल गईं। बादल घिर आए और लाल रंग की धारियां उनके बीच से गुजरने लगी, जिससे सूरज की रोशनी छिप गई। जियू जिजाई का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। नीला रक्त कला, बकवास, नोबलबन, कॉम के साथ कहानियों का अनुभव करें। अपनी उग्र चीख में वह इस परिचित जूनियर पर वार करने वाला था, उसकी आंतरिक शक्ति को नष्ट करने वाला था, और शायद उसे कुछ और साल जीने के लिए भी। लेकिन इस समय अपने हथियार की शक्ति से घिरे हे युक्सुआन ने मृत्यु की इच्छा मन में पाल ली थी।
उसके प्रहार क्रूर, निर्दयी प्रतीत होते थे, सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित थे और गोंग यू, जिसने पहले उसे हराया था, कुछ ही वार के बाद उड़ गया। वह अपनी तलवार पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह दोबारा वार करने में असमर्थ हो गया। जियू जिजाई गुस्से से भरकर अपने हमलों में कोई दया नहीं दिखाने लगा। लंबे समय से प्रसिद्ध उसकी लौ हथेली जैसी शक्तिशाली क्यूई पहाड़ों को चीरने और पर्वत श्रृंखलाओं को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। हालांकि ही युक्सुआन ने जीवन दहन तकनीक का इस्तेमाल किया था और उसके पास मदद के लिए एक हथियार भी था, फिर भी उसका कोई मुकाबला नहीं था और धीरे धीरे वह नुकसान में चला गया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा बार एक दूसरे पर वार किए और बुजुर्ग ने बाएं हाथ से थप्पड़ मारकर हमले को टाल दिया। फिर उसकी उंगलियां हे युशुआन की छाती पर चढ़ गईं, दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, ऊपर आसमान में, मानो एक खूंखार बाघ गरज के बीच अपना पंजा बाहर निकाल रहा हो, अपनी हथेली के नीचे इस निर्दयी आदमी का जीवन समाप्त करने को तैयार। तभी हे युक्सुआन की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने धीरे से कहा, अंकल जियू। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज तलवार ने जियू जिजाई के दिल को छेद दिया हो। बूढ़े व्यक्ति ने दशकों पहले के ईमानदार युवक को देखा, उसके दिल में बीते दिनों की भावनाएं उमड़ पड़ी, उसकी हत्या करने की मंशा गायब हो गई और वह ताड़ का पेड़ जो एक छोटे से पहाड़ को चकनाचूर कर सकता था, हवा में रुक गया, गिरने में असमर्थ। हे युक्सुआन की झुकी हुई निगाहों ने एक जटिल भाव प्रकट किया, उसका बायां हाथ उस बुजुर्ग के शरीर के कई प्रमुख एक्यूपॉइंट्स पर फिरा। जियू जिजाई की साधना के साथ सभी एक्यूपॉइंट्स आपस में जुड़ गए थे, जिससे एक्यूपॉइंट पर प्रहार करना तुरंत ही लगभग अप्रभावी हो गया था। लेकिन इस समय हे युक्सुआन उच्च तृतीय श्रेणी की शक्ति तक पहुंच चुका था। एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का पता चल जाता था। फिर भी हे युक्सुआन ने जियू जिजाई पर हमला नहीं किया, बल्कि इस क्षण का उपयोग प्रकाश और छाया विभाजन आंदोलन तकनीक को निष्पादित करने के लिए किया, जिससे तुरंत ही स्वयं की 7 आकृतियां बन गईं। जियू जिजाई की हथेली के नीचे से निकलकर 7 आकृतियों के साथ एक में विलीन होकर बाहर निकलकर आंतरिक हॉल के अंदर प्रकट हुए। उनका हथियार एक वार में नीचे की ओर झुकते हुए चीख रहा था। संप्रदाय के नेता झूलिंग ने अपनी तलवार हमला करने के लिए तैयार रखी। महान बुजुर्ग पहले ही शराब पी चुके थे और एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने अपनी उंगलियों को तलवार में बदल लिया और हे युक्सुआन के एक्यूपॉइंट पर निशाना साधा। लेकिन उसी क्षण हे युक्सुआन के चेहरे से हत्या का सारा इरादा गायब हो गया, उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने धीरे से माफी मांगी और दानव ब्लेड पर मौजूद शक्तिशाली क्यूई अचानक पीछे हट गई, जिससे ऊपरी तीसरे दर्जे के ग्रैंड मास्टर की उंगली उनके एक्यूपॉइंट पर जा लगी। किंगफेंग एज पर असंख्य तलवारें एक साथ चिल्ला उठीं। भयंकर तलवार क्यूई ने हे युक्सुआन के कमजोर शरीर को भेद दिया, आकाश की ओर टूट पड़ी, उत्तेजित खगोलीय घटना को चकनाचूर कर दिया, ताकि आकाश से नीचे देखने पर कोई भी घने बादलों को दोनों तरफ तेजी से अलग होते हुए पूरी तरह से बिखरते हुए देख सके। 3000 मील की भूमि, आकाश पूरी तरह से साफ। साफ आसमान में बिजली गरज रही थी। एक सफेद इंद्रधनुष सूरज को भेद रहा था। ये तेजी से वृद्धि और त्वरित गिरावट पलक झपकते ही हुई और शांत आंखों वाली महिला ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया। हे युक्सुआन का हथियार जमीन पर गिर गया, अभी भी अनिच्छा से कम कराह निकल रही थी। उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि महान बुजुर्ग की तलवार क्यूई इतनी तेज थी कि उससे बिजली जैसी आवाज निकलती थी और खून बहने से पहले ही वह पूरी तरह बुझ गई। जब तक जियू जिजाई बाहर से हॉल में दौड़कर आया, तब तक हे युक्सुआन दम तोड़ चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, मानो वह बस सो रहा हो। डॉट 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 डॉट। हे युक्सुआन की मृत्यु ने दावत पर एक उदास छाया डाल दी। लेकिन जिस बात ने वांग गनफेंग और अन्य लोगों को सचमुच हिला दिया, वह थी तलवार के उस एक प्रहार की चमक। एक छोटा सा कदम ही स्वर्ग और धरती को बदलने के लिए काफी था। ऐसी शक्ति, मानो वे एक ही दुनिया के न हो, सचमुच अमर कहलाने लायक थी। यहाँ तक कि नी तियानशिंग, जो पहले अपर थर्ड रैंक ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त कर चुका था और दिव्य अस्त्र धारण करता था, भी ऐसा भयानक कारनामा नहीं कर सका। 3000 मील के आकाश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ये लगभग एक काउंटी के आकार के विस्तार को घेरे हुए था और ग्रेट किन का शाही खगोलीय ब्यूरो संभवतः इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। पर्व के अगले दिन क्षेत्र की असाधारण प्राणियों की सूची में एक तत्काल सूचना पोस्ट की गई, जिसमें दिव्य हथियार 5 फीनिक्स तलवार को छोड़ दिया गया और मूल रूप से ताकत में कमजोर माना गया। किंगफेंग एज के एल्डर मुरोंग किंगक्स्यू ने वास्तव में असाधारण लोगों की श्रेणी में प्रवेश किया, जो दुनिया में 7वें से ऊपर उठ गए। 3000 मील तक तलवार की ठंडी चमक, आकाश के नीचे सब कुछ वश में हो गया। स्वर्गीय पर्वतीय तलवार संप्रदाय के भीतर हंसी फूट पड़ी, जिससे लंबी तलवारें सीटियों की आवाज के साथ हिल उठीं। फुफेंग अकादमी के पवन चरित्र टॉवर में हरे वस्त्र में एक आकृति, लालटेन की रोशनी से प्रकाशित, अपनी पीठ को थोड़ा और सीधा करने से पहले थोड़ा झुकती हुई प्रतीत हुई।
किंगफेंग एज के काउंटी शहर के आसपास जियांगू बलों के भीतर भी आंदोलन शुरू हो गए। छोटे संप्रदायों और टेढ़े रास्तों के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी सीटों के नीचे एक जंगली आग जला दी गई हो, जो अपने स्वयं के शिष्यों के संसाधनों को बेतहाशा स्थानांतरित कर रहे थे। कुनलुन पर्वत की ऊंचाई पर वह बूढ़ा आदमी, जिसने पूरी दुनिया को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था, अपनी झोपड़ी के बाहर आगे पीछे टहल रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया को देख रहा था। लगभग उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं, फिर भी वह एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अपने कपड़ों के ऊपर से पेट खुजलाते हुए वह एक लंबी आह भरते हुए मुड़ा, फिर अपने छोटे से केबिन में वापस चला गया। चाहे बाहर की दुनिया में अराजकता हो या शांति, उसे रहने दीजिए। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। इसका मुझसे क्या संबंध है? शायद ये थोड़ा अधिक बल था, या शायद लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण दरवाज़ा लड़खड़ा गया और सीधे पीछे की ओर गिर गया। कुनलुन पर्वत से बूढ़े आदमी की गाली देने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महान बुजुर्ग की तलवार के कारण बाहरी दुनिया में उथल पुथल के संकेत दिखाई देने लग सकते थे, लेकिन इस तूफान के केंद्र में स्थित वांग वेनफेंग और अन्य लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। इस अंतर्धारा के उभरने और अंततः उन्हें इसका एहसास होने में महीनों लग सकते थे। फूफेंग अकादमी के लोग विदा लेने से पहले कई दिनों तक किंगफेंग एज के आसपास रुके रहे। मास्टर फूमो ने पहले अकेले ही अकादमी वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनका यांत्रिक पक्षी टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसलिए उन्होंने किंगफेंग एज से एक घोड़ा उधार लिया और वांग वेनफेंग व अन्य लोगों के साथ यात्रा करने लगे। भ्रमित करने वाले बागुआ समूह से बाहर निकलकर युवक ने हरे मन वाले घोड़े की लगाम कसी, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वह लंबा और सुंदर किंगफेंग नहीं देख पाया। मास्टर फूमो ने किंगफेंग एज छोड़ दिया था और एक पल में काफ़ी आराम महसूस कर रहे थे। घोड़े पर बैठकर उसने अपनी मांसपेशियों को खींचा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं रास्ते में यांत्रिक उपकरणों के लिए कुछ सामग्री खरीदने की योजना बना रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और बात हो तो बेझिझक अभी बताएं, ताकि हम ये तय कर सकें कि वापस किस रास्ते से जाना है। बेली फैंग के तीनों सदस्यों ने सिर हिलाया। वांग वेनफेंग भी कहने ही वाला था कि उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन तभी उसे उस लड़के आपिंग की याद आई जिसे उसने बचाया था, और उसकी आवाज़ थोड़ी रुक गई। हालांकि अपने पिता के साथ रहना आपिंग के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था थी। वह गांव वास्तव में किसी बच्चे के बड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग वेनफेंग ने अपनी नज़रें उठाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और कहा, जूनियर को एक और मामले पर चर्चा करनी है। डॉट 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 डॉट। वांग वेनफेंग और अन्य लोगों के जाने से पहले ही जियू ज़िजाई ने विदा ले ली थी। हे युक्सुआन को जीवन भर से जानने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उसके शरीर को जंगल में खुला पड़ा रहने नहीं दे सकता था, और न ही यह जानता था कि उसका परिवार कहाँ है, इसलिए उसके पास उसे अपने गृहनगर वापस दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी कब्र के सामने वह पूरी रात गंदी शराब पीता रहा। जैसे जैसे भोर का उजाला धीरे धीरे हुआ, उसने लौकी को हिलाया और बची हुई शराब कब्र पर गिरा दी, फिर उठकर चला गया। जियांगू की सड़कें लंबी हैं। 7 दिन बाद इस कच्ची कब्र के सामने 2 आकृतियां प्रकट हुईं। आगे चल रहे व्यक्ति ने काले रंग का सशक्त परिधान पहना हुआ था और कब्र को प्रणाम किया। जैसे ही वह सीधा हुआ, एक अदृश्य प्रबल ची का विस्फोट हुआ, जिससे काला ताबूत जमीन से ऊपर उठ गया। उसकी आस्तीन के एक झटके से ताबूत का ढक्कन खुल गया, जिससे हे युशुआन का शरीर प्रकट हुआ, जिसकी साधना जीवन में चतुर्थ श्रेणी जितनी ऊंची थी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उसका शरीर 100 वर्षों तक अविनाशी बना रहे, और इस प्रकार वह अब भी वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वह जीवन में था। उस आदमी ने माफ़ी मांगी और हे युक्सुआन के शरीर पर तलवार के जख्मों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जख्म के 1 इंच के भीतर आया, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह बार बार पीछे हटता रहा, 7-8 कदम पीछे हटने के बाद ही रुका। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं, उसके स्वर्गीय रेशम कीट के रेशमी दस्ताने टूट गए थे, जिससे उसकी हथेलियां कटी हुई दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे ताओवादी वेशभूषा वाले व्यक्ति ने जटिल स्वर में कहा, बहुत मजबूत, ऐसा लगता है कि हमें कुछ समय तक और छिपे रहना होगा। उसके साथी का जवाब बहुत ठंडा था, लेकिन उसे इसकी आदत थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़र हे युक्सुआन के शांत चेहरे पर पड़ी और उसने आह भरी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आंतरिक शक्ति को वापस लेने का विकल्प चुनेगा और मुरोंग किंगक्स्यू के तलवार के वार को सीधे तौर पर झेलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे वह मौत को दावत दे रहा हो। सामने खड़ा आदमी अपने घायल, हल्के से कांपते हाथ को ढांकते हुए शांति से बोला, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। यह उसका एकमात्र विकल्प था। दानव ब्लेड को चलाना और मुरोंग किंगक्स्यू से युद्ध करना, एक वार से मरना भी आवश्यकताओं को पूरा करना था। वह अधिकतम दूरी तक ही पीछे हट सकता था, यहाँ तक कि मजबूर होने के बावजूद मूलतः वह अभी भी एक कन्फ्यूशियस विद्वान थे, एक सच्चा सज्जन। उसकी आवाज़ कुछ क्षण के लिए रुक गई, फिर उसने अपने साथी की ओर देखा और कहा,
आपके विपरीत उनके अपने सिद्धांत थे। ताओवादी जोर से हंसा। जो हंसी बहुत ही मधुर होनी चाहिए थी, वह रात में उल्लू की तरह सुनाई दी, कुछ कुछ डरावनी, जैसा कि उन्होंने कहा। एक सज्जन सिद्धांत, आपको पता होना चाहिए कि ये तो वे बेड़ियां हैं जो वे स्वयं पर थोपते हैं। ताओवादी को लगा कि यह विषय बिल्कुल व्यर्थ है और उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। फिर वह किसी अन्य विषय के बारे में पूछताछ करने लगा। ठीक है, आपने कहा कि उसने आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। उसके बुजुर्ग पिता और उसके परिवार का क्या होगा? आप उनके साथ कैसे पेश आने की योजना बना रहे हैं? एक्सियाओ की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। वह अपने कार्यों में बहुत सावधानी बरतता था और उसे मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं था। जहर का इलाज करो, उन्हें पैसे दो, उन्हें भेज दो। ताओवादी को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने एक्सियाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता था कि आप अपने वचन के पक्के आदमी हैं, एक सज्जन व्यक्ति। एक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं, मैं खलनायक हूं। पूरी तरह से एक खलनायक। पुनश्च दूसरा अद्यतन। किंगफेंग एज पहले से ही फूफेंग काउंटी के बाहर था। चूंकि अब समय की कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए वान बिनफेंग और अन्य लोग लौटते समय ज्यादा जल्दी में नहीं थे। किंगफेंग किनारे से आधिकारिक डाक स्टेशन पर एपिंग से पहली मुलाकात तक पहुंचने में उन्हें लगभग 5 दिन लगे। एक रात आराम करने और अगली सुबह नाश्ता करने के बाद वे आराम से उस रास्ते पर चल पड़े। उस एकांत गांव को देखने में उन्हें लगभग आधा घंटा ही लगा। आधे महीने पहले जब वान बिनफेंग यहां से गए थे, तब से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। बेली फैंग ने नीची इमारतों और सुन्न पड़े गांव वालों को देखा। उसे गांव से मौत का घिनौना सा एहसास हो रहा था। उसने जीभ चटकाए और कहा, क्या ये बच्चों का गांव है? नोबलबन, कौम के साथ कहानियां खोजें। हे, ये कितनी नीरस जगह है, और फिर भी इसने एक व्यक्तित्व वाले बच्चे को जन्म दिया। फिर उसे वह दिन याद आया जब वह उस बच्चे को दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे काट लिया गया था और खून के निशान पड़ गए थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसकी नज़र गांव के प्रवेश द्वार पर लगे स्तंभ पर पड़ी। स्तंभ का लगभग आधा हिस्सा पीली मिट्टी में धंस गया था और हवा और धूप के कटाव के कारण बारीकियां कुछ धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन पहले 2 अक्षर अभी भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसी जगह, और यह खुद को ताइपिंग गांव कहने की हिम्मत कैसे करती है? वह स्वभाव से ही निर्भीक था और उसे गांव वालों का ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार और संदिग्ध, शत्रुतापूर्ण नज़रें पसंद नहीं थीं। अपनी घृणा को छिपाने की जहमत न उठाते हुए उसकी आवाज़ घृणा से भरी थी। उसके पीछे भूरे घोड़े पर सवार तोबायू की आंखों में चमक थी। उसने सतर्क गांव वालों को देखा। बच्चे मिट्टी के कुत्तों का पीछा कर रहे थे, एक को पकड़कर जमीन पर पटक रहे थे, जिससे कराहने जैसी आवाज़ें निकल रही थीं। बेली फैंग ने उनकी आत्माओं में सुन्नता देखी। हालांकि उसने जो देखा वह उन ग्रामीणों का सामान्य स्वस्थ रंग रूप और बच्चों के गोलमटोल हाथ थे। इसे ताइपिंग क्यों न कहा जाए? युवा लड़की की निगाहें संकोची और उदास हो गईं। ये शांतिपूर्ण कैसे नहीं था? वान बिनफेंग ने बेली फैंग के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे खुद को संयमित रखना चाहिए। बेली फैंग ने सिर हिलाकर अपनी हंसी बंद कर दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कोई शिष्टाचार नहीं था। वे लोग उससे सावधान थे और वह, लॉर्ड बेली, ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे खिलवाड़ किया जा सके। आप मेरे प्रति असभ्य हैं, तो मैं आपके प्रति विनम्र क्यों रहूं? यदि कोई मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं भी किसी को अपमानित नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे अपमानित करता है, सभी शक्तिशाली क्यूई को बुलाओ और वापस लड़ो। समूह घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़ा। बेली फैंग के स्वभाव के कारण अगर उसे कोई अप्रिय लगता तो वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर अंदर चला जाता, लेकिन वह वान बिनफेंग की शांत निगाहों का सामना नहीं कर सका और अंततः घोड़े से उतर गया। इस छोटे से गांव के ग्रामीण पहले से ही बाहरी लोगों से काफी सतर्क थे, खासकर बेली फैंग के मोह ब्लेड वाले रूप के कारण। इसलिए वे मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि एक 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ने लकड़ी के डंडे से उनका रास्ता रोक लिया और ग्रामीण उनके पीछे अपने कृषि औजार लहराते हुए सहारे के लिए खड़े थे। बुजुर्ग की आंखें थोड़ी खुलीं और उनकी आवाज़ जोश से भरी हुई थी जब उन्होंने कहा, विदेशियों, वापस जाओ। हमारा गांव छोटा है और हम आपका स्वागत नहीं करते। ताइपिंग गांव भले ही दूरस्थ है, फिर भी यह फूफेंग काउंटी शहर के अंदर ग्रेट किन के अधिकार क्षेत्र में आता है। डैनफेंग घाटी जैसी भयावह शक्ति भी ग्रेट किन के कानून में केवल खामियां ही ढूंढेगी। आम मार्शल कलाकारों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वे गांव के बुजुर्गों के साथ मनमाने ढंग से झगड़ा नहीं करते थे। इस प्रकार, यद्यपि उनके पास कोई युद्ध कला नहीं थी, फिर भी उनके शब्दों में निश्चितता का भाव था। वान बिनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। स्थिति देखकर उसे लगा कि यह कुछ परेशानी वाली है। उसने मुट्ठियां भींचकर प्रणाम किया और गर्मजोशी से कहा, बड़े साहब, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम तो बस एक पुराना दोस्त ढूंढना चाहते हैं। बुजुर्ग ने अपना प्रभावशाली रूप बनाए रखा, अपना सिर हिलाते हुए अविचलित।
वांग इनफेंग को सिर दर्द होने लगा। तभी बेलीफेंग अचानक आगे बढ़ा, अपनी बाहें लापरवाही से क्रॉस करके, और आधे मन से सैन्य सलामी दी। खड़े होकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़े साहब, आप हमें गांव में नहीं आने देंगे? बूढ़े आदमी की नज़र उसके चेहरे से मिली और उसने कहा, तुम विदेशी लोग ईमानदार नहीं हो। हमारा ताइपिंग गांव एक छोटा सा स्थान है और हम आपको वहां स्थान नहीं दे सकते। बेलीफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया, विदेशी, मैं महानकिन का विषय हूँ, ये दुनिया महानकिन की है। मैं कहाँ नहीं जा सकता। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। बड़े, क्या ये गांव महानकिन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? पूछताछ करती आवाज़ों की एक श्रृंखला, मानो कोई विशाल नदी अपने किनारों को तोड़ रही हो, बहस पर हावी होने का एक आक्रामक तरीका मात्र थी। उसकी मोटी मोटी भौहें तन गईं और उसकी कठोर ठंडी चीखें अपने प्रभाव में भयावह थीं। गांव वाले, जिन्होंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी थी, असमंजस में पड़ गए और उनका आत्मविश्वास तेजी से डगमगा गया। वे पीछे हट गए और बोले, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम मेरी निंदा कर रहे हो। बेलीफेंग ने ठंडी हंसी हंसी और आसपास खड़े लोगों को इशारा किया। वह पहले ही पीले घोड़े को आगे बढ़ा चुका था, उसकी भौहें और आंखें सख्त थीं। युवक के सवाल अभी भी सबके कानों में गूंज रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। वे पीछे हट गए ताकि रास्ता खुल जाए और सभी गांव में प्रवेश कर सकें। अनफेंग के घर जाते हुए गांव वालों की नज़रें अब सिर्फ सतर्क नहीं थीं, वे अदृश्य तीरों जैसी लग रही थीं, जिससे वांग इनफेंग काफ़ी असहज हो रहा था। दूसरी ओर बेलीफेंग ने बेफिक्री से घूर कर देखा और जू किनशुंग ने उन्हें अनदेखा कर दिया और तोबा यू के साथ धीरे से बातें और हंसी मजाक करती रही। मास्टर फूमो शायद सबसे ज़्यादा असहज थे, मानो सुइयों पर बैठे हों। जैसे ही वे एक कोने से गुजरे, एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे पर एक बेसिन लेकर खड़ी थी। उसने बेलीफेंग को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही समूह वहां से गुजरा, उसने बेसिन की सामग्री उनकी ओर फेंक दी, जिससे मास्टर फूमो लगभग सिर से पैर तक भीग गए। बेसिन में रखा अनजाना तरल जमीन पर गिरा और एक तेज बदबू फैली। महिला ने जोरदार क्षेत्रीय लहजे और बोली में गालियां दी और फिर अपने घर में वापस भाग गई। कई ताले खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बेलीफेंग को गुस्सा तो आया, लेकिन वह किसी महिला पर ऐसी बात पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस उसे नफरत भरी नज़रों से घूर सका और फिर फूमो की ओर मुड़कर पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप ठीक हैं? फूमो चौंका, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, नहीं ठीक है। उसकी आवाज़ रुक गई, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर उसने आह भरते हुए कहा, इस तरह के व्यक्ति से मेरा सामना केवल किताबों में ही हुआ है। सचमुच आंखें खोलने वाली, आंखें खोलने वाली। ये शब्द सुनकर बेलीफेंग ने धीरे से हंसी उड़ाई और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत कम देखा है। देहात के लोग रीति रिवाज सरल हैं, लेकिन सरलता का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। गरीब जमीन चालाक लोगों को जन्म देती है। ये कहावत भले ही अप्रिय हो, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। कुछ लोगों की नज़र में दयालुता किसी को धमकाने का दूसरा नाम मात्र है। उनसे निपटने के लिए आपको कठोर, सख्त होना होगा। महानकिन तो ठीक है, लेकिन अन्य देशों में कुछ दूर दराज के स्थान व्यावहारिक रूप से डाकुओं के अड्डे जैसे हैं। मास्टर फूमो ने काफ़ी चिंतनशील भाव से सिर हिलाया, जबकि वांग इनफेंग को अचानक मास्टर जियांग शोई की याद आ गई और वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सके, अगर हम स्कूल मास्टरों को लोगों को शिक्षित करने के लिए ऐसी जगहों पर बुला सकें तो शायद ये बदल जाएगा। मास्टर फूमो ने उसे आश्चर्य से देखा। हालांकि वह सामाजिकता में माहिर नहीं था, फिर भी उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी और वह एक विद्वान गुरु था और इन युवाओं से कहीं ज्यादा ज्ञान रखता था। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उसने कहा, आपका विचार? पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा ही विचार रखा है, जैसे मास्टर जियांग शोई ने। लेकिन शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है। एक गांव में वह समय धन और भोजन के बराबर होता है। एक मजदूर के न होने का मतलब हो सकता है कि पूरा परिवार आधा पेट ही खा सके, जिससे गरीबों के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब कई विचारक ये प्रस्ताव रखते हैं कि पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग धनवान हो, फिर ज्ञान प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि केवल आत्मज्ञान से ही धन प्राप्त किया जा सकता है। कौन सही है या गलत, हम नहीं जानते। बहुत से लोग इस दुनिया को बदलना चाहते हैं। उन विद्वानों के बेतुके तर्कों से मूर्ख मत बनो, उनके इरादे काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। वे सभी इस दुनिया को उलट पुलट कर देना चाहते हैं ताकि एक दिन शिक्षा न होना असामान्य बात हो जाए। वे इस विचार पर अपने ताबूत में हंसेंगे। यह विचार आते ही फूमो मंद मंद मुस्कुराया, उसके चेहरे का खालीपन कुछ हद तक गायब हो गया। लेकिन यह विचार साकार होने की संभावना न होने पर उन्होंने अपना सिर हिलाया और इस विचार को दरकिनार करते हुए कहा, हालांकि जैसा कि इनफेंग ने कहा, यह गांव वास्तव में एक बच्चे के बढ़ने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। कम से कम अभी नहीं।
उस बच्चे को ले जाना बेहतर होगा। वांग एनफेंग ने एनफेंग के घर को निकट आते देख सहमति में सिर हिलाया। पुनश्च दिस वर्ल्ड्स फॉल्ट ऑफ अस को समर्थन के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे इसकी भरपाई कर रहा हूँ। नमकीन मछली खून उगल रही है। आज 3 अपडेट। जब तक वांग एनफेंग और अन्य लोगों ने एनफेंग को देखा तब तक वह छोटा लड़का लकड़ी काट रहा था। शायद यह उसके अनुभवों का असर था, लेकिन अब वह कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। उसकी आंखों और भौहों में अब जवानी की कोमलता नहीं थी। उसके चेहरे पर 19 निशान थे जो पहले से ही पपड़ीदार थे और भी भयावह लग रहे थे। फिर भी उसने राक्षसी चेहरे को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में स्वीकृति झलक रही थी। वांग एनफेंग को देखते ही एनफेंग पहले तो अविश्वास में पड़ गया, फिर आश्चर्य से उसका चेहरा खिल उठा। उसने लकड़ी चीरना बंद कर दिया, अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और उनकी ओर दौड़ा और कुछ अजीब अंदाज में बोला, बड़े भाई वांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? वांग एनफेंग ने अपना उद्देश्य नहीं बताया, बल्कि मुस्कुराते हुए एनफेंग के सिर पर थपथपाया और कहा, कुछ खास नहीं, बस ये देखने आया था कि आप कैसे हैं। बेली फैंग एक तरफ खड़ा हो गया, एनफेंग की ओर अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, अरे तुम छोटे बदमाश, मुझे याद है। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे एनफेंग की आंखों के सामने हिलाया। उस पर एक हल्का सा निशान मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एनफेंग के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और वह एक कदम पीछे हटकर बेली फैंग को प्रणाम करने लगा। हालांकि बेली फैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे प्रणाम करने से रोक दिया। बेली फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिकताएं भूल जाओ, हम बहुत दूर आ गए हैं, बस हमें आराम करने के लिए अंदर आने दो। तभी एनफेंग को एहसास हुआ कि उसने वांग एनफेंग और बाकियों को इतनी देर तक बाहर ही खड़ा रखा था। उसने जल्दी से सबको अंदर ले गया। घर वांग एनफेंग के आखिरी दौरे के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा था, जाहिर है अच्छी तरह से रखा हुआ। एनफेंग के पिता अंदर बैठे थे। अजनबियों को अंदर आते देख उसके चेहरे पर पहले तो घबराहट के भाव उभरे, लेकिन फिर उसने वांग एनफेंग को पहचान लिया और वह घबराहट सद्भावना में बदल गई। उसका मुंह खुला, दाहिना हाथ हिला और उसने 2-4 आहा की आवाजें निकालीं। वह आपको धन्यवाद दे रहा है। पास से एनफेंग की आवाज आई। उसने कुछ लकड़ियां जमीन पर हटाकर अस्थायी बेंचों का काम किया और फिर अपने पिता के चेहरे से धूल पोंछी। वह भोला भाला आदमी मुस्कुराया और सिर झुकाकर अपने काम में लग गया। उसके हाथ सूखे भूसे को इतनी कुशलता से संभाल रहे थे कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। वह आदमी कब सरल स्वभाव का हो गया, ये वांग एनफेंग को पता नहीं था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि वह जानता था कि इस मेहनत का बदला उसके बच्चे को खाने और उसके पसंदीदा मीठे ताजे, जो कि जियांगू में और उसके बाहर मिले अधिकांश लोगों से कहीं अधिक था। समूह ने सहजता से तरह तरह की बातें की, खासकर एनफेंग के अनुभवों में। बेली फैंग को इस जिद्दी नौजवान से बहुत लगाव था जिसने उसे काटा था, और उसे उसकी हर चीज, यहाँ तक कि उसके चेहरे के निशान भी, सैन्य परिवार की मजबूत भावना से ओतप्रोत लग रहे थे। कितना अच्छा लड़का है, सैनिक युवक ने मन ही मनाह भरी। उनके विचार में ये लड़का स्वाभाविक रूप से उनके सैन्य परिवार में शामिल होने के लिए था, खासकर जब से वांग एनफेंग ने एक बार उल्लेख किया था कि उन्होंने एनफेंग को इसलिए पाया था क्योंकि वह नींद की दवा के नशे में होने के बावजूद भी शोर मचाने के लिए वैगन पर दस्तक देने में कामयाब रहा था। इस प्रकार की हठी इच्छाशक्ति ही वह चीज थी जिसे किन सेना पसंद करती थी। यहाँ किसी भी जगह से बैठा कोई भी सैनिक बस एक ही सोच रहा होगा, इस नौजवान को अपने अधीन सेवा के लिए कैसे लुभाया जाए। शायद नज़रों के आदान प्रदान में धमकियों, रियायतों, वादों और बातचीत के साथ प्रस्ताव भी पहले से ही मौजूद थे। ये सब एक अच्छी परंपरा का हिस्सा थे। यह महान किन सैन्य परिवार की रक्तवंश की एक गहरी बुरी आदत थी। इस आदत के कारण महान किन सेनापतियों के रजिस्टरों में उपनामों का एक बड़ा हिस्सा विदेशी जनजातियों के थे, जिनके नाम लंबे, बदबूदार और आसानी से गलत होने वाले थे। इस आदत को और भी आगे ले जाने वाला व्यक्ति था अतीत का महान सेनापति, जो अब महामहिम सम्राट है। उसने पूर्वी तुर्कों के खान के बेटे को धोखे से अपने अधीन कर लिया और उसे वामपंथी वीर रक्षकों का महान सेनापति बना दिया। वफादार और वीर, इस व्यक्ति ने बड़ी सफलता के साथ युद्ध लड़ा, जिससे उसके पिता मुश्किल में पड़ गए। किन को हराने या अपने बेटे को खोने का दुख सहने में असमर्थ, उसके पास अपने लोगों को महान किन के अधीन करने और उसके जागीरदार बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय 15 वर्षीय बेली फैंग को एक महान किन सैनिक की गहरी जड़ें जमाए बैठी बुरी आदत का एहसास होने लगा था। एनफेंग की आंखों में चमक आने लगी। तोबा यू ने बेली फैंग को एक गहरी चेतावनी भरी नज़र से घूरा। उसकी शक्तिशाली हथेली ने जानबूझकर और अनजाने में अपनी घुमावदार तलवार कमर पर पटकी, जिससे एक मधुर ध्वनि निकली जिससे बेली फैंग की रीढ़ ठंडी पड़ गई और उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लीं। लड़की ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और घृणा से बेली फैंग की ओर देखा, लेकिन जब उसने एनफेंग की ओर देखा तो उसकी निगाहें दया से भर गईं। उसकी मातृभूमि में पराजित जनजातियों के लोगों को अपने चेहरों पर निशान बनाने पड़ते थे।
ये बच्चा हमेशा कुछ ऐसी यादें ताज़ा कर देता था जिन्हें याद करने में वह हिचकिचाती थी, खासकर इसलिए कि यह बच्चा, जिसने इतनी यातनाएं झेली थीं, अब भी इतना समझदार था, जिससे उसका दिल और भी दुखता था। वह शायद एकमात्र व्यक्ति थी जो समझती थी कि वांग इनफेंग इस बच्चे को मार्शल आर्ट सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और दोपहर के समय बेली फैंग को अपने मेज़बानों के लिए उपहार स्वरूप खाने पीने की चीज़ें खरीदने का एक बहाना मिल गया। चूंकि गांव में कोई भी उसे बेचने को तैयार नहीं था, इसलिए वह दूसरे ज़िले की ओर चल पड़ा। आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वांग इनफेंग ने खुद खाना बनाया और जब वह आखिरी व्यंजन तैयार कर रहा था तो उसे बाहर से लगातार आती हुई कर्कश आवाज़ें सुनाई दी, मानो कोई यंत्र चल रहा हो। तभी उसे आश्चर्य हुआ और उसने अपने कानों में मास्टर फूमो की बहुत गंभीर आवाज़ सुनी। इनफेंग, क्या तुम मुझे अपना स्वामी बनाना चाहते हो? वांग इनफेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह मुड़ा और बाहर चला गया, लेकिन जू किनशुन उसकी जानकारी के बिना ही दरवाजे पर आ पहुंची थी, उसका रास्ता रोक रही थी और उसकी तरफ हल्के से सिर हिला रही थी। युवक ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके आगे बढ़ने की तैयारी में उसका चेहरा कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, किनशुन का हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसकी अपनी मार्शल आर्ट तकनीकें उससे कमतर नहीं थीं, और उसकी आंतरिक शक्ति मार्शल बॉडी उससे कहीं बेहतर थी। अचानक वांग इनफेंग एक अप्रत्याशित चाल से अभिभूत हो गया। उसकी गहन आंतरिक शक्ति ने उसे दबा दिया और एक पल के लिए वह हिल भी नहीं सका। किनशुन ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आप नहीं चाहते कि वह मार्शल आर्ट सीखे, लेकिन चुनाव हमेशा उसे करने का मौका दिया जाना चाहिए। वरना भले ही वह इस बार मार्शल आर्ट न सीखे, भविष्य में दूसरे लोग हमेशा उसकी प्रतिभा पर नजर रखेंगे। इनफेंग, चाहे आप उसकी कितनी भी परवाह करें, आप उसके लिए उसके जीवन के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। उसकी आवाज़ रुक गई, फिर उसने कहा, मनुष्य मछली नहीं है, वह मछली का आनंद कैसे जान सकता है? ये सुनते ही वांग इनफेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, संघर्ष करना बंद कर दिया और किनशुन ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे दोनों साथ साथ खड़े होकर बाहर हो रही घटनाओं को देख रहे थे। मास्टर फूमो ने दया से भरे चेहरे से इनफेंग को देखा। मो परिवार सार्वभौमिक प्रेम और अहिंसा में विश्वास करता था। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट उच्च कोटि की थी, लेकिन वह स्वभाव से मासूम था। इनफेंग की जो कुछ भी स्थिति थी, उसे देखकर वह कैसे चुप रह सकता था? इसके अलावा वह बालक सरल क्षेत्र को हल करने में सफल रहा था। क्या वह मो परिवार की आंतरिक शक्ति साधना के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं था? इनफेंग ने अपने हाथ में खुला गोला पकड़ रखा था। उसके दिल की इच्छा पल भर में और बढ़ गई। दुर्भाग्य से उपजी निराशा, वांग इनफेंग द्वारा हत्यारे को भटकाने पर हुई बेबसी, सब कुछ एक साथ उसके अंदर उमड़ आया। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी शायद उसे बचाने वाले भाई वांग से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर वह उसका साथ दे तो वह भी उतना ही ताकतवर हो सकता है। वह दूसरों को भी बचा सकता है। इनफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं तथा तंत्र के गोले को मजबूती से पकड़ लिया, मानो उसकी बनावट को महसूस कर रहा हो और यह पुष्टि करना चाहता हो कि वह सपना नहीं देख रहा है। फिर उसने गोले को घिसी हुई लकड़ी की मेज पर रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं नहीं कर सकता। PS, आज के लिए दूसरा अपडेट। फूमो ने इनफेंग को थोड़ी उलझन से देखा। वह उसके प्रलोभन को उतनी ही स्पष्टता से देख सकता था जितनी स्पष्टता से अब वह उसके संकल्प को देख रहा था। बात यह नहीं थी कि वो नहीं कर सकता था, बात यह थी कि वो करना ही नहीं चाहता था। अगर कोई नहीं चाहता तो उसका दिल ठहरे हुए पानी की तरह शांत हो जाता। लेकिन जब किसी का हृदय परीक्षा में पड़ जाता है और वह सचमुच कुछ करना चाहता है, फिर भी उसके सामने एक रेखा खींच दी जाती है जो उसका मार्ग अवरुद्ध कर देती है, उसे पार करना असंभव बना देती है, तो वह वास्तव में असमर्थता होती है। इनफेंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी और उसने अपने होंठ भींच लिए। उसके जख्मी चेहरे पर एक जिद्दी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यदि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मतलब अपने पिता को छोड़ना होता तो वह इसका अभ्यास ही नहीं करना चाहता था। यदि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मतलब अपने पिता के साथ साथ अपने गुरु पर भी बोझ बनना होता तो वह भी सीखने से परहेज करता। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। बचपन से ही उथल पुथल भरे जीवन जीने के कारण वह पहले ही कुछ समझ चुका था। यहाँ तक कि सबसे तीखे इनकार भी एक बार बोल देने पर अक्सर यही संकेत देते थे कि बदलाव की अभी भी गुंजाइश है। केवल मौन ही सबसे सीधा और प्रभावी इनकार था। इनफेंग के व्यवहार को देखकर फूमो कुछ कारणों का अंदाजा लगा सका। 60 साल से ज्यादा जीने के बाद शिष्य बनाने की उसकी पहली कोशिश को सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा करने वाली अस्वीकृति मिली थी और उसे थोड़ा अजीब लगा। उसके हाथ बेकार में लटक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उठाए या नहीं। उसकी नज़र रसोई के दरवाजे पर वांग इनफेंग के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जोर से पुकारा, इनफेंग, जू शुआंग, क्या भोजन अभी तक तैयार है? जल्दी से इसे बाहर लाओ। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? उसके स्वभाव को समझते हुए दोनों को उसका व्यवहार देखकर थोड़ा मजा आया।
वांग इनफेंग ने कहा कि यह थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और जू किनशुंग के साथ वापस लौटकर व्यंजन ले आए। किंगफेंग एज में बिताए दिनों में उसने पाओडिंग की कला में निपुण महिला से कुछ सुझाव मांगे थे, इसलिए ये भोजन निश्चित रूप से उसके द्वारा पकाए गए अब तक के सबसे अच्छे भोजन में से एक माना जा सकता है। भोजन के आधे समय बाद वांग इनफेंग ने इनफेंग की आंखों में चमक और खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा, एक पल के लिए सोचा, अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कहा, इनफेंग, हम बाद में कुछ सामग्री खरीदने के लिए स्टेट सिटी जाने की योजना बना रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? उनकी आवाज़ कुछ देर के लिए रुकी, फिर उन्होंने कहा, अपने पिता और घर से कीमती सामान ले आओ और उसके बाद वापस मत आना। इनफेंग चौंक गया और वांग इनफेंग की बात समझने के लिए 4-5 सांसें लीं। सहज ही मना करने को तैयार था कि उसने देखा कि वांग इनफेंग ने हाथ बढ़ाकर उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं राज्य और शहर के गृह मंत्रालय को घरेलू पंजीकरण हस्तांतरित करने का खर्च वहन करूंगा, साथ ही घर किराए पर लेने या खरीदने के लिए भी पैसे दूंगा, लेकिन मैं इसे आपको यूं ही उधार नहीं दे रहा हूं। आपको हर साल ब्याज देना होगा। 3% ब्याज कैसा रहेगा? जैसे ही ये शब्द निकले, बेली फैंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी कलाई में खुजली सी होने लगी। उसने चावल का कटोरा वांग इनफेंग के चेहरे पर पटकने का मन किया। उसके सीने में गुस्सा उमड़ पड़ा और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तोबा यू की चॉपस्टिक्स घूम गईं, आंतरिक शक्ति का संचार करते हुए बेली फैंग की कलाई पर लग गईं। इस दौरान कठोर प्रशिक्षण से परिष्कृत उसकी आंतरिक शक्ति अब तलवार क्यूई की 1/3 तीक्ष्णता धारण कर चुकी थी। उसकी उतावलेपन से परेशान होकर वह निर्दयी हो गई, जिससे बेली फैंग की कलाई कांप उठी और चावल का कटोरा जमीन पर गिरते ही वह लगभग चीख पड़ा। तोबा यू ने कटोरा अपने हाथ में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इस शोरगुल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और तोबा यू ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि यह कुछ भी नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बेली फैंग की ओर देखा और धीरे से कहा, इतनी लापरवाही क्यों? क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? बाकी सबकी नज़रों में लड़की की मुस्कान गर्मजोशी और सुकून देने वाली थी, लेकिन बेली फैंग को उसकी नज़रें एक चेतावनी से भरी लग रही थीं, जिससे वह कुछ पल के लिए जड़वत हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तोबा यू उठ खड़ा हुआ, कटोरा बेली फैंग को वापस थमाते हुए, और उसके कान में जोर से फुसफुसाया, बेली मूर्ख, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। क्या वह जिद्दी बच्चा सहमत होता अगर वांग इनफेंग ऐसा नहीं करता? बेली फैंग की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और वह खुद को सहने से नहीं रोक सका। इनफेंग की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अब उसमें वह दृढ़ता नहीं रही जो उसने फूमो को मना करते समय दिखाई थी, और अचानक स्थिति को समझते हुए तोबा यू ने ठंडी सांस ली। उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि इनफेंग अभी भी हिचकिचा रहा है। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और धीरे से कहा, इनफेंग, चिंता मत करो। ये सुनकर इनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने तोबा यू को अपनी ओर इशारा करते हुए और हंसते हुए कहा, बहन लीगलिस्ट स्कूल की छात्रा है। यदि आप सहज नहीं हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक अनुबंध लिखूंगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वह आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लड़के ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने नहीं किया, मुझे कोई संदेह नहीं है। जू किनशुंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और हल्के से हंसी। चूंकि आप निश्चिंत हैं तो क्या हम मामले को सुलझा हुआ मान लें? इनफेंग थोड़ा स्तब्ध था। बेली फैंग ने अपना सिर खुजलाया और जानबूझकर जोर से हंसा। चूंकि मामला सुलझ गया है, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। इनफेंग, आओ, मुझे कुछ और चावल दो। बोलते समय उन्होंने अपना चावल का कटोरा आगे बढ़ा दिया। युवक ने देखा कि कटोरे में अभी भी काफ़ी चावल बचे हुए थे, और हालांकि उसे अपनी हंसी दबानी पड़ी, फिर भी वह बेली फैंग का आशय समझ गया। कटोरा लेकर उसने गंभीरता से उसे चावल परोसे, और ऐसा लगा जैसे मेज़ पर बैठे सभी लोगों ने पिछली बातचीत को समाप्त मानकर अपने अपने कामों में लग गए। इनफेंग ने मुंह तो खोला, लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उसने दूसरों को परेशान न करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था, लेकिन वांग इनफेंग उसके स्वभाव को समझते हुए उसे बाहर निकलने का रास्ता दे चुका था। ये सब उधार लिया जाएगा, ब्याज सहित। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसकी यह हालत देखकर जू किनशुंग ने अचानक अपने कटोरे के किनारे पर थपथपाया और मुस्कुराए। इनफेंग, यह उबला हुआ सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुमने इसे जल्दी नहीं खाया तो बेली इसे पूरा खा जाएगी। ये 2 टुकड़े चाचा के लिए छोड़े जा सकते हैं। इनफेंग का दिल हिल गया। उसके पिता आखिरी तिनका बन गए जिसने उसका संकल्प तोड़ दिया। मेज के उस पार जू किनशुंग की कोमल मुस्कान को देखते हुए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम डॉट 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 डॉट। इनफेंग के पास सामान पैक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था।
हालांकि उनके पिता सरल स्वभाव के थे और अपने घर से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी वे इनफैंग के पीछे पीछे चलते रहे, मानो उन्हें डर हो कि उनका बच्चा एक बार फिर खो न जाए। जाते समय अनफैंग ने घर को आखिरी बार बहुत सावधानी से साफ किया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे जंग लगे ताले से बंद करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। लाल जंग डूबते हुए शरद ऋतु के सूरज द्वारा फैलाए गए रंगों जैसा लग रहा था, जो वर्षों से हवा और बारिश से क्षतिग्रस्त होने का परिणाम था। बेली फैंग एक पीला घोड़ा लेकर आया और ये देखकर हंसा। क्या इस घर के साथ इतनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? आप वैसे भी वापस नहीं आएंगे। अनफैंग ने चाबी जेब में रख ली और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद बेली फैंग ने इनफैंग के पिता को गोद में उठा लिया, जबकि वांग इनफैंग ने इनफैंग को हरे मन वाले घोड़े पर बिठा लिया। सातों लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े, हल्की हवा उनके चेहरों को छू रही थी। अनफैंग ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका शहर धीरे धीरे उसके पीछे सिमट रहा है। घोड़ों के खुरों से उड़ती धूल के बीच उसका निचला घर और भी पुराना लगने लगा था। उसके कानों में स्थानीय बोली की धीमी ध्वनियां सुनाई दे रही थीं, जिनमें से अधिकांश सुनने में अशोभनीय थीं। उसने अपने होंठ भींच लिए, फिर आगे की ओर मुड़ गया। PS तीसरा अपडेट। वांगशियन काउंटी 5 राज्यों में विभाजित थी, जबकि फूफेंग काउंटी उससे भी बड़ी थी, जिसमें विभिन्न आकार के 7 राज्य शहर शामिल थे, जिनके अंतर्गत काउंटी थीं और काउंटी शहरों के आसपास गांव बसे हुए थे। अपने समृद्ध खनिज भंडारों के कारण काउंटी में न केवल ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे, बल्कि कुछ झीलें और बड़ी नदियां भी थीं, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थी। किंगफेंग एज से उधार लिए गए सफ़ेद घोड़े पर सवार फूमो को अपने नितंबों में कुछ दर्द महसूस हुआ। उसे आखिरी बार घोड़े पर सवार हुए कितना समय हो गया था। बुजुर्ग ने अपना स्थान बदला और उसके विचार भटकने लगे। 30 साल या 40 साल, वह भूल गया था। अपने स्वभाव के कारण वह बाहर आने को तैयार नहीं था, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी क्योंकि मास्टर ने उसे धोखे से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिया था, इसलिए उसके पास अपनी नाक सिकुड़कर उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह बाहर आने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अब जब वह बाहर आ गए हैं तो वापस ले जाने के लिए कुछ सामग्री न खरीदना उन्हें नुकसान जैसा लगेगा। फूमो ने अपनी आंतरिक शक्ति से घोड़े को नियंत्रित किया और गहरी सोच में डूबते हुए अपनी गर्दन खुजाने लगा। वेस्ट माउंटेन का फीनिक्स गोल्ड बुरा नहीं है, हरा बांस भी अच्छा है। जो आप स्वयं खरीदते हैं वह हमेशा बेहतर होता है। अकादमी के वे खरीद अधिकारी सभी मूर्ख हैं, हमेशा धोखा खाते रहते हैं। एक पल सोचने के बाद उसे उन विचारों को एक तरफ रखना पड़ा। फूमो ने ऊपर देखा तो पाया कि उसके बगल में हरे बालों वाले घोड़े पर सवार इनफेंग का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में एक खालीपन सा भाव था। फूमो ने मन ही मन आह भरी, ये जानते हुए कि भले ही बच्चा लचीला था, लेकिन कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा और उन्होंने मार्ग की उचित योजना बनाते हुए दोनों को पहले निकटतम राजकीय शहर भेजने का निर्णय लिया। ताइपिंग गांव एक सुदूर इलाके में स्थित था, जो उत्तरी मार्शल सिटी के सबसे करीब था। अगर वांग इनफेंग और बाकी लोग अपने घोड़ों को खुला छोड़ देते तो वे लगभग एक दिन में वहां पहुंच सकते थे, लेकिन इनफेंग और उनके बेटे की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनकी गति धीमी हो गई और उन्हें शहर पहुंचने में लगभग 4-5 दिन लग गए। यह उत्तरी मार्शल राज्य शहर कोई बड़ा शहर नहीं था, न ही इसमें कोई विशेष उत्पाद थे। फूफेंग काउंटी के भीतर यह एक मध्यवर्ती स्तर का शहर था। हालांकि आज शहर में प्रवेश करते ही वांग इनफेंग और उसके साथियों ने जियांगू के कई लोगों को अपनी पीठ पर तलवारें लिए देखा। उन्हें पर्याप्त कमरे मिलने से पहले 3 अलग अलग सरायों में कोशिश करनी पड़ी। इनफेंग और उसका बेटा, जिन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद थककर सीधे दूसरी मंजिल के कमरों में आराम करने चले गए। फूमो अपनी गहरी मार्शल आर्ट की कुशलता के बावजूद मानो लंबे समय से घोड़े की सवारी नहीं की थी और उसके सीने में मिचली आ रही थी, इसलिए वह भी अपने कमरे में लौट आया। वांग इनफेंग और अन्य लोगों को एक खाली मेज मिली और वे बैठ गए। कुछ ही देर में एक वेटर उनके पास आया जिसने ध्यानपूर्वक मेज को पोंछा और चाय परोसी। पहली मंजिल पर 17-18 लकड़ी की मेजें थीं, जिनमें से ज्यादातर जियांगू से आए उद्दंड लोग हंसते, शराब पीते और ऊंची आवाज में बातें करते हुए बैठे थे। उनके व्यवहार को निर्भीक से ज्यादा रूखा कहा जा सकता था और उनकी बातचीत अक्सर वेश्यालय की लड़कियों और जुए के विजेताओं और हारने वालों के बारे में होती थी। उनकी उपस्थिति ने वांग इनफेंग की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। जियांगू और शाही दरबार के बीच एक सूक्ष्म रेखा मौजूद है। शहरी गिरोहों और अकादमियों के गिरोहों के अलावा जियांगू के आम लोग राज्य या काउंटी शहरों जैसे स्थानों में प्रवेश करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि शहरी गिरोहों के भी सरकारी अधिकारियों के साथ कुछ गुप्त संबंध होते हैं। हालांकि आज वांग इनफेंग ने ज्यादातर छोटे छोटे संप्रदायों के मार्शल कलाकारों को देखा। कुछ के पास चाकू थे, कुछ के पास तलवारें थीं और कई के पास किमेन हथियार थे जो मेजों पर रखे थे। वांग इनफेंग, जो पहले भी कई मार्शल कलाकारों से मुकाबला कर चुका था, कुछ विवरणों से बता सकता था कि ये मार्शल कलाकार ज्यादा कुशल नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 9वीं रैंक के आसपास।
जब कोई असामान्य बात सामने आती है तो इसका मतलब है कि यह गड़बड़ी का संकेत है। इतने सारे मार्शल कलाकारों की उपस्थिति से पता चलता है कि शहर में किसी प्रकार का तूफान आने वाला है। वान वेनफेंग का मन भटक गया, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया। चारों दिशाएं और उसके भीतर की हर चीज मिलकर जियांगू का निर्माण करती है। इतने विशाल जियांगू में हर क्षण रोमांचक या भयावह घटनाएं घटित होती रहती हैं। लहरों के बिना ये जियांगहू नहीं होता। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वान वेनफेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और परेशानी पैदा न करने का फैसला किया। नहीं, उन्होंने सोचा कि ये मार्शल कलाकार इस राज्य शहर में कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। किंगफेंग एज के साथ संघर्ष के अनुभव के बाद वह उच्च श्रेणी के मार्शल कलाकारों और साधारण सेनानियों के बीच के अंतर के बारे में अधिक जागरूक हो गए। पुस्तकालय में कई पुस्तकें पढ़ने के बाद वह जानता था कि महान किंग की प्रथा के अनुसार शहर की रक्षा कम से कम एक मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार और 30 से अधिक 7वीं श्रेणी के मार्शल कलाकारों और 3000 मार्शल सैनिकों द्वारा की जानी चाहिए। यह एक किले की तरह अभेद्य था। उसने व्हाइट टाइगर हॉल के एक 7वें दर्जे के मार्शल कलाकार का सामना किया था और उसे पता था कि सिर्फ 2 या 3 7वें दर्जे के मार्शल कलाकारों की मदद से इन सभी 9वें दर्जे के लड़ाकों को पल भर में परास्त किया जा सकता है। अगर सरकार ने किसी को भी जीवित न रहने का आदेश दिया होता तो जरूरी समय और भी कम हो सकता था। यह अचानक हुई मूसलाधार बारिश की तरह था। साधारण लोग छत के नीचे शरण लेने के लिए दौड़े, जबकि निचले तीसरे दर्जे के मार्शल कलाकार अपनी आंतरिक शक्ति से बारिश को भाप से सुखा रहे थे। लेकिन एक मध्य तृतीय श्रेणी का स्वामी आकाश की ओर कदम बढ़ा सकता था और भले ही वे अंधेरे वर्षा के बादलों में सिर के बल गिरते, उन्हें केवल इस बात की चिंता रहती कि बिजली गिरने से उनके कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। सिर हिलाते हुए युवा चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उनके सामने अभी भी कई चुनौतीपूर्ण मामले थे जिन पर ध्यान देना था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी गंभीर निगाहें उसके हाथों में पकड़ी ग्रीन बैम्बू कुकबुक पर पड़ी, मानो हर व्यंजन का नाम रोशनी से चमक रहा हो जिससे चुनना मुश्किल हो रहा हो। बगल में खड़े युवा वेटर की चौकस निगाहों के बीच वह धीरे से बोला, मैं लूंगा ... अगली सुबह सभी लोग सरकारी कार्यालय गए। हालांकि जगह छोटी थी, फिर भी वहां सभी आवश्यक चीजें मौजूद थीं। सभी 6 मंत्रालय मौजूद थे। फूफेंग के मास्टर फूमो के वहां मौजूद होने की वजह से वान वेनफेंग और अन्य लोगों को बिना किसी रुकावट के अपिंग और उनके बेटे का घरेलू पंजीकरण सफलतापूर्वक इस राजकीय शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर वे एक रियल एस्टेट एजेंट ढूंढने बाजार गए। हालांकि शहर में जमीन की कीमत कम नहीं थी, अपिंग कोई व्यवसाय खोलने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए वह जगह को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। वान वेनफेंग भी उसके लिए कोई आलीशान घर खरीदने की योजना नहीं बना रहा था, बस एक दूरदराज जगह पर एक पुराना घर ढूंढ लिया। कीमत तय होने से पहले बेली फैंग और तोबा यू ने बहाना बनाकर बूढ़े मकान मालिक को बाजार से बातचीत के लिए बुलाया। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर खुशी खुशी मान गया। जब बातचीत का समय आया तो मकान की कीमत, जो शुरू में 100 चांदी से ज्यादा थी, दस्तावेज में सिर्फ 7 चांदी लिखी हुई थी। अंतर की राशि तोबा यू और अन्य लोगों द्वारा पुराने मकान मालिक को दी गई। एपिंग ने सावधानीपूर्वक दस्तावेज को मोड़ा, जिस पर लिखा था। वान वेनफेंग ने एपिंग को 7 चांदी के सिक्के उधार दिए, जिस पर 3% वार्षिक ब्याज दिया गया। उस पर सरकारी कार्यालय की मुहर लगाई और उसे अपने नए घर की चाबी के साथ अपने हृदय के पास रख लिया। और अब उसके हाथ में एक नई चाबी थी। युवक ने हाथ उठाया और चाबी तांबे के ताले में डाली। ये ताला घर वाले ताले से अलग था, उसमें जंग का जरा भी निशान नहीं था। कुल्हाड़ी चलाने का आदि उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांपा। उसने गहरी सांस ली, एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, तांबे का ताला खुल गया और लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर बहुत छोटा था, हवा और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त था। आंगन भी छोटा था, लेकिन बाईं ओर एक कोना था जहां लकड़ी और कोयला जमा किया जा सकता था, और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे साफ करके कुछ गोभी और फलियां उगाई जा सकती थीं। बाकी जगह थोड़ी तंग थी, लेकिन फिर भी एक मेज के लिए पर्याप्त थी जिस पर तेल, नमक, सोया सॉस और सिरके के जार रखे जा सकते थे। एपिंग ने अपने होंठ काट लिए, उसकी आंखों के कोनों में धुंध छा गई। दरवाजे के ताले की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इस शहर में रिवाज के मुताबिक ताज़ी सब्जियां लेकर आ गए। हालांकि पहले तो वे एपिंग के चेहरे पर निशान देखकर चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने निशानों के पीछे की वजहें जानी तो उनकी आंखों में सिर्फ सहानुभूति बची, बिना किसी तिरस्कार के। एपिंग को सांत्वना देते हुए उन्होंने स्थानीय बोली में घृणित मानव तस्करों को कोसा। वान वेनफेंग दरवाजे के सहारे झुक गया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। पहली बार उसने सोचा कि गालियां भी किसी को राहत का एहसास दिला सकती हैं। जू किनशुंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? वान वेनफेंग ने अपना सिर घुमाकर उस युवती की ओर देखा। हालांकि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था, फिर भी उसे मार्शल आर्ट में किसी भी प्रगति से ज्यादा खुशी महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मैं सोच रहा हूँ, क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि दुनिया में हर कोई ऐसा हो। जू किनशुंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि उसके शब्द नींद में बड़बड़ाते बच्चों से भी ज्यादा मनमौजी थे। फिर भी उसके मुंह के कोनों का हल्का सा उठा हुआ भाग और धूप में चमकती काली पुतलियां देखकर उसका दिल उसकी कल्पना को तोड़ने का नहीं हुआ। उसने अपनी नजरें फेर लीं, उसके पास खड़ी होकर धीरे से कहा, हाँ, ये सचमुच बहुत अच्छा होगा, जैसे किसी सपने में। वांग वेनफेंग और बाकी लोगों ने एपिंग के ज्यादा देर रुकने के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और दिन के उजाले में ही चले जाने की योजना बनाई। हालांकि वे लगभग 10 मीटर ही चले थे कि फूमो ने अचानक अपने माथे पर थपथपाया, कुछ भूल जाने की अपनी ही भूल पर हंसा और एपिंग के छोटे से घर की ओर मुड़ गया। जबकि हर कोई कुछ हद तक उलझन में था, फूमो ने वापस आने से पहले केवल 1 दर्जन सांसें लीं, हल्के से आगे बढ़ते हुए जैसे कि वह उड़ रहा हो, आसानी से समूह को पकड़ रहा था। उनकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से शांत और संतुष्ट थी, मानो उन्होंने अपने दिल में किसी तरह का मुद्दा सुलझा लिया हो। कुछ पुराने घर में अपिंग ने उस मशीनी खिलौने को देखा जो बूढ़े मालिक ने उसके लिए छोड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन अपने साथियों से कहीं ज्यादा परिपक्व था और खिलौनों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस उसे एक तरफ रख दिया और घर की सफाई करने में लग गया। यह उसका नया घर था। युवा लड़के की आंखों की रोशनी लगभग चमक रही थी। शाम तक व्यस्त अपने पिता के साथ खाना खाने के बाद अपिंग बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार उसे उस यांत्रिक खिलौने में दिलचस्पी हुई। वह पल भर उसके साथ खेलता रहा। तभी अचानक उसे पता चला कि वह यांत्रिक आदमी अचानक हिल गया। उसकी लकड़ी की हथेली ने तेजी से तलवार की मूठ को पकड़ लिया, जैसे कोई तलवारबाज म्यान से तलवार निकालता है और जोरदार गति से वार करता है। अपने सामने खड़ी यांत्रिक आकृति को देखकर एपिंग का दिल लगभग रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। गर्मी की रातें गर्म थीं, इसलिए खिड़की खुली रखी गई थी। चांदनी अंदर आ रही थी, उस यांत्रिक आकृति पर रोशनी डाल रही थी, जिसके किनारे अभी भी थोड़े खुरदुरे थे, तलवार को आकर्षक मुद्रा में पकड़े हुए, कद काठी में शक्तिशाली। उसके शरीर पर 78 एक्यूपंक्चर बिंदु लाल बिंदुओं से चिन्हित थे, जो रेखाओं से जुड़े हुए थे, मानो सैकड़ों नदियां दानतियन में मिल रही हों। ये है पुनश्च अध्याय 1। यह अजीब खजाना मंडप 17 मंजिल ऊंचा था, जो शहर में सबसे ऊंचा था। इसके छज्जे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिन पर सुनहरी घंटियां लटकी हुई थीं, और हर विवरण सैकड़ों साल पहले प्राचीन जोहू युग की स्थापत्य शैली को दर्शाता था। मंडप के ऊपर एक प्रसिद्ध सुलेखक ने विशाल सृष्टि के असंख्य रूप अक्षर अंकित किए थे, जो ताओवादी धर्मग्रंथों के एक शब्द का प्रयोग करते हुए भीतर मौजूद असंख्य खजानों को दर्शाते थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के चारों कोनों में स्थित सभी दृश्यों को संदर्भित करता था। पहली मंजिल पर एक बेहद खूबसूरत युवती गुकिन बजा रही थी। उसकी धुनें गूंज रही थीं। चाय की खुशबू से सराबोर हर कोने में लगी कांसे की जानवरों के सिर वाली मूर्तियां सुकून देने वाला धुआं छोड़ रही थीं, जो पतले पर्दों को धीरे से हिला रहा था। स्कर्ट पहने खूबसूरत लड़कियां इधर उधर घूम रही थीं, मानो वे Z0 के अलौकिक क्षेत्र में कदम रख चुकी हों। वांग वेनफेंग और उनके 3 साथी अब इस पहली मंजिल पर बैठे थे। आपिंग और उसके बेटे को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने सीधे वहां से निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे अजीब खजाने के मंडप के पास पहुंचे तो मास्टर फूमो ने ये कहते हुए रोक दिया कि वह सहज थे, क्योंकि उनके पास सामग्री समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने अजीब खजाना मंडप की ओर इशारा किया और कहा, हालांकि नॉर्थ मार्शल सिटी किसी भी कीमती सामग्री के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन और ट्रेजर पवेलियन ग्रेट किन के 72 काउंटी शहरों में फैला हुआ है, जो 100 ट्रेजर पवेलियन के बराबर है। उनकी ताकत काफ़ी है और उनमें कुछ ऐसी सामग्रियां होनी चाहिए जो मेरा ध्यान आकर्षित करें। मुझे कुछ सामान्य सामग्री तैयार करनी है, अन्यथा मुझे कुछ असहजता महसूस होगी। तुम चारों पहली मंजिल पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। वांग वेनफेंग ने अपनी सुगंधित चाय की चुस्की ली। उसकी उंगलियां धीरे से चिकने चाय के कप को सहला रही थीं। उसके दिल में जिज्ञासा जाग रही थी। मो परिवार के किसी भी मैकेनिज्म मास्टर के लिए सामान्य सामग्री साथ रखना आम बात थी, लेकिन मास्टर फूमो ने कुछ खरीदने के लिए आज तक इंतजार क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले दिनों उनके पास जो भी सामग्री थी वो सब खत्म हो गई हो? उन दिनों को याद करते हुए जब मास्टर फूमो हमेशा जल्दी अपने कमरे में चले जाते थे, युवक को एक धुंधली सी अनुभूति हुई। वांग वेनफेंग के विचार भटक रहे थे, तभी अचानक तलवारें खींचने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल हल्के से खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा। उसकी नज़र और ट्रेजर पवेलियन के खुले दरवाजों से गुजरते हुए सड़क के उस पार सराय के सामने एक युद्ध मंच पर पड़ी। उसकी इस बेसुध अवस्था के दौरान जियानगहू के कई लोग मंच के चारों ओर जमा हो चुके थे, जिनमें पिछली रात के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी शामिल थे। सबने अपनी तलवारें खींच लीं और दूर से देखने पर वे उत्तेजित लग रहे थे, जोश में कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन शोरगुल में उनके शब्द अस्पष्ट थे। उनके साथ आई युवती, जो बाई परिवार के चेहरों से परिचित थी और गहरी जागरूकता के साथ वांग वेनफेंग की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म परिवर्तनों को देख पाए और उसके विचारों का एक अंश समझ गई।
शहर के धनी व्यापारियों के सामने वह आमतौर पर गर्व महसूस करती थी, लेकिन मंडप स्वामी को फटेहाल बुजुर्ग के साथ सम्मान से पेश आते देखकर उसे एहसास हुआ कि ये युवा जरूर असाधारण पृष्ठभूमि से आए होंगे। अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने अपने संवारे बालों को छुआ और मुस्कुराकर बोली, क्या युवा नायक शायद ये सोच रहा है कि ये मार्शल कलाकार भोजन करने और भागने की तैयारी कर रहे हैं। वांग वेनफेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह उससे बात कर रही है। उसने मुड़कर देखा तो उसके बहुत पास एक प्यारा सा चेहरा था, उसके शब्दों की खुशबू उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, फिर भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस हुआशिन मजाक कर रही हैं। यद्यपि वहाँ बहुत से मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन यदि सराय के दुकानदार ने सरकारी कार्यालय को इसकी सूचना दे दी तो वहाँ के मार्शल आर्टिस्ट हस्तक्षेप करेंगे। ये मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से जेल नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए वे संभवतः हंगामा नहीं कर सकते। हुआशिन ने एक जानकार मुस्कान के साथ अपने होठों को दबाया और कहा, सज्जन महोदय स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति सामान्य से काफ़ी भिन्न है। भले ही सरकारी कार्यालय उनकी उपेक्षा कर दे, ये मार्शल कलाकार इस सराय में परेशानी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही दुर्जय युवा तलवारबाज आया है। इन शब्दों पर वांग वेनफेंग का दिल धड़क उठा, उसके हाव भाव धीरे धीरे बदल गए। ये देखकर महिला समझ गई कि उसे सब समझ आ गया है और बिना शर्माए मुस्कुराते हुए बोली, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, ये वास्तव में महान किन की तारामंडल रैंकिंग सूची से एक प्रसिद्ध युवा नायक है। इतना कहने के बाद वह वांग वेनफेंग और बाकियों के चेहरे पर हैरानी के भाव देखने के लिए तैयार थी, लेकिन इन चारों किशोरों की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। सफ़ेद कपड़े पहने उस खूबसूरत युवक ने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई और बस चाय की चुस्कियां लेता रहा, मानो नक्षत्र सूची का नायक उसके लिए धूल से ज्यादा अहमियत नहीं रखता, चाय के सूप के बराबर भी नहीं। अपनी पीठ पर मुंह ब्लेड लटकाए उस खुरदुरे से दिखने वाले युवक के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, बोलते समय उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी थी। तारामंडल रैंकिंग सूची, क्या वे स्वर्गीय गिरोह सूची के 36 में से हैं? हुआशिन थोड़ा चौंक गई, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा कि कहा जाता है, स्वर्गीय गिरोह के सभी युवा नायक 7वें रैंक के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और वर्तमान में मध्य तीसरे रैंक के दायरे में पहुंचने के अवसर तलाशने में व्यस्त हैं। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्या वे सांसारिक शैतान सूची के 72वें लोगों में से हैं? हुआशिन की मुस्कान थोड़ी लड़खड़ा गई और उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इन युवकों की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। उनकी इस तरह प्रतिक्रिया का एकमात्र कारण ये था कि उनके परिचितों में नक्षत्र रैंकिंग सूची में सूचीबद्ध नायक भी शामिल थे। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी थी जब उसने कहा, नहीं, वे भी नहीं। ये व्यक्ति 365 युवा नायकों में 298वें स्थान पर है। उड़ते बादल तलवारबाज चांग योंगयान, उसकी किंगबोंग और तलवारबाजी दोनों ही असाधारण रूप से अच्छी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार अकेले अपनी तलवार से 9वीं श्रेणी के तलवारबाजों को लगातार हराया था और यहाँ तक कि जियांगहू डाकुस्टोन लान को भी मार डाला था। केवल ऐसी दुर्जय मार्शल आर्ट के कारण ही किसी को इस सूची में शामिल किया जा सकता है। उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। वांग वेनफेंग ने अपने हाथ में चाय का कप नीचे रखा और बोला, उन्होंने यह अखाड़ा तैयार कर लिया है। क्या थोड़ी देर में वह युवा नायक कोई कार्रवाई करेगा? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन वह अंदर से काफ़ी परेशान महसूस कर रहा था। जियू जिजाई ने उसके लिए जो शर्तें रखी थीं, उनमें से एक थी स्वर्गीय गिरोह और सांसारिक राक्षसों की सूची में शामिल होना। और सूची में शामिल होने का सबसे आसान तरीका था किसी ऐसे मार्शल कलाकार को चुनौती देना जिसका नाम पहले से ही सूची में हो। हालांकि दुनिया में युवा मार्शल कलाकारों की संख्या अनगिनत है और किसी को भी चुनौती देने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार नक्षत्र रैंकिंग सूची में एक अलिखित नियम था, स्वर्गीय गिरोह सूची को चुनौती देने के लिए सांसारिक शैतान सूची में होना जरूरी है, वगैरह। हुआशिन से इस युवा नायक की उपलब्धियों का बखान सुनकर उसे लगा कि शायद वह इस मुकाबले के लिए योग्य हो सकता है और यह सोचकर वह काफ़ी भावुक हो गया। उनकी बात सुनकर हुआशिन ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वांग वेनफेंग का प्रश्न बहुत ही दयनीय था, जियांगू में स्थिति और पहचान में व्यापक अंतर से पूरी तरह अनभिज्ञ, और कहा, युवा नायक मजाक करता है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यह अखाड़ा शहर के एक धनी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया है। काउंटी सिटी के गिरोहों को 1 महीने पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। इसमें भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 टेल पैटर्न वाली चांदी मिल सकती है और अखाड़े के विजेता को युवा गुरु चांग योंगयान के साथ तलवारबाजी करने का अवसर मिलेगा। लगता है अब मार्शल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वांग वेनफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, अब उसे समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ मार्शल सिटी में इतने सारे छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट क्यों देखे गए थे। उसे थोड़ी निराशा भी हुई। अनेक मार्शल कलाकारों को देखकर कौन जानता था कि एक के बाद एक राउंड लड़ने में कितना समय लगेगा।
यदि उन्होंने भाग लिया होता तो क्या वे आज उस युवा नायक के साथ मुकाबला कर पाते, यह अनिश्चित ही रहा। अपने विचारों में भटकते हुए उसने अपने मूल इरादे को दबा दिया। PS दूसरा अपडेट। जू किनशुंग ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा और महसूस किया कि वह काफ़ी भावुक हो गया है। उसने अपने कप पर हल्के से थपथपाया, जिससे वांग वेनफेंग और बाकियों का ध्यान उसकी ओर गया, और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है मास्टर फूमो को अभी भी कुछ समय लगेगा और यहाँ बस इंतजार करना उबाऊ है। अखाड़ा यहाँ से मात्र 1 दर्जन कदम की दूरी पर है, क्यों ना हम वहाँ जाकर देखें। जब मास्टर बाहर आएंगे तो हम साथ साथ चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप सब क्या सोचते हैं? ये सुनकर वांग वेनफेंग के दिल में हलचल मच गई। इस यात्रा से पहले उसने अपने साथियों की तुलना में अपने कौशल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस यात्रा के बाद मानो उसके गले में कोई कांटा चुभ गया हो। अगर उसे व्हाइट टाइगर हॉल के मामलों के बारे में जानना था तो उसे निश्चित रूप से ग्रेट किन के सबसे उत्कृष्ट युवा मार्शल कलाकारों का सामना करना पड़ता। वह इसे दिल पर लिए बिना नहीं रह सका। अब ये सोचकर, भले ही वह नक्षत्र रैंकिंग सूची के उस युवा नायक के साथ मुकाबला न कर पाए, लेकिन दूसरे मार्शल कलाकारों के द्वंद्वों को देखकर उसे आम मार्शल कलाकारों के कौशल के स्तर का अंदाजा हो जाएगा। उसकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई। बेली फैंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ समय से बेचैन था। तोबा यू के चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे और वह शाही अंदाज में पेश आती थी, फिर भी चारों में वह सबसे ज़्यादा सतर्क और रूढ़िवादी थी। उसे संभावित जटिलताओं की चिंता थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि चूंकि वे ग्रेट किन के राज्य नगर के अंदर थे और मध्य तृतीय श्रेणी के गुरु से सिर्फ 1 दर्जन मीटर की दूरी पर थे, इसलिए शायद कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा एक विदेशी होने के नाते उसे ग्रेट किन की तारामंडल रैंकिंग सूची में बहुत रुचि थी और अंततः उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, बस बहुत ज़्यादा तल्लीन मत हो जाओ। ये देखकर कि ये युवा लोग बाहर जाकर तमाशा देखने वाले थे, हुआ शिन का दिल धड़क उठा और उसने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, चूंकि आप युवा नायकों की इसमें रुचि है तो क्यों न दूसरी मंजिल की खिड़की से ही देख लिया जाए। संगीत और सुगंधित चाय के साथ उन योद्धा लोगों के साथ घुसने की क्या ज़रूरत है। बेली फैंग खड़े हुए और हंसे। हम स्वयं भी युद्धप्रिय लोग हैं, स्वाभाविक रूप से हमें भी उनके साथ घुल मिल जाना चाहिए। इस नेक विचार के लिए धन्यवाद मिस हुआ शिन। जब मास्टर बाहर आएंगे तो हम आपको बता देने के लिए कष्ट देंगे। महिला की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन बातचीत इस मुकाम पर पहुंच गई थी, इसलिए वह सिर्फ झुककर सहमति दे सकी और चारों युवकों को जाते हुए देख सकी। ये सुझाव देने के लिए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। फिर भी उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इन प्रतिष्ठित युवकों को अपनी स्थिति की परवाह क्यों नहीं थी और वे उन तीखे मार्शल कलाकारों के साथ घुलने मिलने पर अड़े रहे, जिससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा कम हो गई। दुर्लभ खजाना मंडप की वास्तुकला उत्तरी मार्शल सिटी में सबसे भव्य थी और दावा किया जाता था कि इसमें हर जरूरत की चीज मौजूद है, चाहे वह सुविधाजनक रूप से हाथ में पकड़ने वाला बांस का डंडा हो या अटूट भिक्षापात्र, अंदर इनकी कोई कमी नहीं होगी। नॉर्थ मार्शल इनका इस महंगे इलाके में रेयर ट्रेजर पवेलियन के ठीक सामने इतनी बड़ी जगह हासिल करना उसकी संपन्नता और भव्यता का प्रमाण था। अखाड़े की व्यवस्था भी काफ़ी प्रभावशाली थी, हालांकि भीड़भाड़ थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हिलने डुलने की जगह न हो। चारों भीड़ में घुस गए। अगर वे जियांगू के आम लोग होते जो बाहरी कुंग-फू का अभ्यास करते और जिनकी मांसपेशियां भारी होती, तो वे फिट नहीं होते, लेकिन ये चारों अभी भी जवान थे और उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ राहगीर तोबा यू की खूबसूरती को देखकर उसके करीब जाने और उसे छेड़ने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन तोबा यू के ठीक पीछे चल रहे एक युवक ने, जिसकी पीठ पर एक क्रूर हथियार था, उन्हें तुरंत घूर कर देखा। उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन के पीछे कोई चमकदार तलवार रख दी गई हो। कांपते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे उससे पंगा नहीं ले सकते और उन्होंने हंसी उड़ा दी, अपने पहले से बढ़ते हाथ से अपनी गर्दन खुजलाने का नाटक करते हुए खाने रहित और भोले भाले दिखने की कोशिश की। जब चारों लोग मंच के किनारे पर पहुंचे तो वहां पहले से ही 2 लड़ाके लड़ाई में लगे हुए थे। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसने सिर्फ एक छोटी जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी छाती पर खुली हुई बालों की एक भालू जैसी परत दिखाई दे रही थी। वह एक सजावटी बड़ी कुल्हाड़ी लिए हुए था और जमीनी मजबूत पैरों से चल रहा था। अपने खुरदुरे रूप के बावजूद उसने जो तकनीकें इस्तेमाल की वे कुल्हाड़ी की नक्काशी जितनी ही जटिल थीं, जिससे लहरों जैसी ठंडी चमक पैदा हो रही थी, जिसमें एक तेज की हुई थी जो फैलती नहीं थी, बल्कि खुद पर परत बनाती हुई प्रतीत होती थी। इस वजह से उसकी युद्ध शैली अपनी जटिलता के बावजूद भारी हथियारों वाली अद्वितीय शक्ति और भार रखती थी, जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। वांग वेनफेंग की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। शाओलिन मंदिर की तलवारबाजी ऐसी नहीं थी।
बलपूर्वक की जाने वाली तकनीकों में अक्सर बहुमुखी प्रतिभा का अभाव होता था और जटिल चालों में गति कम होती थी। संतुलन पाना दुर्लभ था, ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य नियम हो जो यह अनिवार्य करता हो कि अनेक मार्शल आर्ट में संतुलन होना ही चाहिए, जैसे कि उसके सामने वाले व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी तकनीक, जिसे वान दिनफेंग ने पहले कभी नहीं देखा था। युवक का हृदय धड़क उठा और उसने ध्यान से उस व्यक्ति की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि क्यूई बल के प्रयोग की मूल विधि स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वह देख सकता था कि वह व्यक्ति जटिल गतिविधियों के माध्यम से गति संचित कर रहा था और धीरे धीरे नदियों के संगम की तरह एक शक्तिशाली शक्ति में परिवर्तित हो रहा था। वह खुद को इसकी तुलना अपनी तलवारबाजी की कला से करने से रोक नहीं पाया और उसे लगा कि इतनी गहरी और भारी आभा अपनी तलवारबाजी की तकनीकों से ही हासिल की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मंच पर चल रहे रोमांचक द्वंद्व युद्ध ने उसे और कुछ सोचने से रोक दिया, क्योंकि उसने उस हटे कट्टे आदमी की जोरदार दहाड़ सुनी। विशाल क्यूई बल को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत होते हुए उसने अपनी सुसज्जित बड़ी कुल्हाड़ी को जोर से मंच की ओर गिराया। उसका प्रतिद्वंदी 20 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान किमिन बैसाखी को हथियार बनाकर बचाव कर रहा था। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था, लेकिन उसे इस जबरदस्त वार की उम्मीद नहीं थी। नियमित प्रशिक्षण की बदौलत उसने समय रहते जवाब दिया, लेकिन फिर भी कुल्हाड़ी उसके हथियार पर लगी और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। मार्शल आर्ट पर, खासकर भारी हथियारों पर पूरी तरह नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल था। लोहे की बैसाखी के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ सुनाई दी। युवक चीखा और कई मीटर पीछे की ओर उछला, जमीन पर गिरकर खून थूक रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। मंच पर मौजूद हटे कट्टे आदमी ने अपनी सजी हुई बड़ी कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे चारों ओर मौजूद सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कर्कश आवाज में गरज कर कहा, और कौन ऊपर आने की हिम्मत करता है? उसके जोशीले और उग्र स्वभाव ने उसकी पिछली जीत की खुशी के साथ एक ऐसा सन्नाटा छा दिया जहां किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने अभी अभी एक ऐसी सघन और गूंजती हुई क्यूई शक्ति का प्रदर्शन किया था जिसे 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से नीचे के लोग भी हासिल नहीं कर सकते थे। वहां मौजूद कई लोग ऐसा करने में असमर्थ थे, यहां तक कि वान दिनफेंग ने भी फुसफुसाते हुए सुना कि अगर यह आदमी इतना बुरा न होता तो उसे नक्षत्र रैंकिंग सूची में शामिल होने का मौका मिल सकता था। तभी अचानक भीड़ में से एक स्पष्ट हंसी की आवाज गूंजी। यह विनम्र व्यक्ति एक दो बातें सीखना चाहेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में से एक सफ़ेद आकृति उभरी। उस हटे कट्टे आदमी की तांबे की घंटियों जितनी बड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन भारी दबाव के कारण पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसके हाव भाव अचानक बदल गए। इसी बीच सफ़ेद परछाई बाहर की ओर घूम गई और खुद को हाथ में पकड़े हुए एक तहदार पंखा बताया, जो एक दरार के साथ खुल गया और एक नाजुक परिदृश्य की पेंटिंग दिखाई देने लगी। पंखा पकड़े हुए व्यक्ति ने हल्के से अपने पैर थपथपाए और शान से मंच पर चढ़ गया। उसका चेहरा सुंदर था, आंखें पतली थीं, उसने पीली कमीज पहनी हुई थी और कमर में एक सुंदर जैड रत्न जड़ा हुआ था। हालांकि वह बहुत आकर्षक नहीं था, फिर भी वह उन असभ्य दिखने वाले मार्शल कलाकारों के बीच एक सुसंस्कृत व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसके शुरुआती कदम ने ही नीचे मौजूद दर्शकों को हैरानी से दंग कर दिया। वान दिनफेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, चाल साफ लग रही थी, लेकिन कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि उसमें एक विशाल, अवर्णनीय शक्ति छिपी है। इससे वान दिनफेंग की दिलचस्पी बढ़ गई। मंच पर उपस्थित युवक ने चारों दिशाओं को प्रणाम करते हुए कहा, मेरे पिता ने इस अखाड़े का आयोजन किया था और मेरा इरादा केवल आप वीरों का पराक्रम देखने का था। लेकिन मेरा दिल इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तरस रहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई बुरा नहीं मानेगा। बोलने के बाद वह थोड़ा झुका, उसका व्यवहार और शालीनता ज्यादातर लोगों से बेहतर थी। जियांगू के आम लोग आमतौर पर ऐसे प्रदर्शनों की सराहना करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से जोरदार जयकारे लगे। कुल्हाड़ी वाला आदमी तिरस्कारपूर्वक थूका, भौहें सिकोड़ते हुए और कर्कश स्वर में बोला, अरे, क्या तुम मेरे ऊपर से कदम रखकर मंच पर आने की सोच रहे हो? बहादुरी की बात है। गुस्से से चीखते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी उस नौजवान पर इतनी जोर से घुमाई कि वह अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए इस्तेमाल की गई गति के बराबर थी, जिससे नीचे खड़े मार्शल आर्टिस्ट डर के मारे चीख पड़े। हालांकि वान दिनफेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, कुछ उलझन में। नवीनतम अध्याय नोवेलबन कॉम पर पढ़ें। पहले के प्रदर्शन का विस्मय पूरी तरह से शक्ति के निरंतर निर्माण पर निर्भर था। ये हमला, यद्यपि अचानक आक्रामक था, पिछले हमले जितना शानदार नहीं था। युवक ने समय रहते एक तरफ कदम बढ़ा दिया, मानो उसे कुल्हाड़ी के गिरने का अंदाजा हो। उसने कुल्हाड़ी के विशाल ब्लेड को छूकर निकल जाने दिया और अपना फोल्डिंग पंखा बंद कर दिया और उस हटे कट्टे आदमी की कलाई थपथपाई, जिससे उसका शरीर कांप उठा, मानो उसे जोर से मारा गया हो और वह घुटनों के बल बैठ गया।
अपनी कलाई के एक झटके से उस युवक ने अपने प्रतिद्वंद्वी की नज़र छिपाने के लिए अपना पंखा खोल दिया और उस हटे कट्टे आदमी के घुटने पर लात मारी, जिससे वह लगातार पीछे हटने को मजबूर हो गया। कुछ ही चालों में उसने बढ़त हासिल कर ली और कुल्हाड़ी लिए हुए उस आदमी के बिल्कुल विपरीत, जो हताश और गुस्से में था, अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा। भीड़ जोर जोर से जयकार कर रही थी, लेकिन वान वेनफेक को धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। यदि उनका अवलोकन सही था तो युवक की मार्शल आर्ट काफ़ी साधारण लगती थी, लेकिन उसका अभिनय शानदार था। मंच पर मौजूद महिला योद्धाओं से भी बेहतर। कम से कम बेली फैंग और तोबा यू ने ध्यान नहीं दिया था। कई और मुकाबलों के बाद उस युवक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को साफ और निर्णायक रूप से परास्त कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। हालांकि वान वेनफेक को यह थोड़ा नीरस लगा। उसने पहले भी कई स्पष्टवादी और साहसी मार्शल कलाकार देखे थे, लेकिन जियांगू में ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी। उसके मन में वहां से चले जाने का विचार आया, लेकिन बेली फैंग और अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण वह शांत रहा। उसका मन भ्रम से भर गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? चाहे विभिन्न गुटों को सूचना देना हो या किमेन मंडप के सामने यह अखाड़ा बनाना हो, सब में काफ़ी पैसा खर्च होगा। उसके पिता, जो शहर के एक धनी व्यापारी थे, दिखावे के लिए इतनी बड़ी रकम तो बिल्कुल नहीं खर्च करते। ये देखकर कि किसी में मंच पर आने की हिम्मत नहीं है, युवक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने चोगे में हाथ डाला और एक जेड डिब्बा निकालकर जोर से कहा, आज अखाड़े में हम ये देखने के लिए लड़ेंगे कि मार्शल आर्ट में कौन श्रेष्ठ है। जो भी इस मंच पर कदम रखता है वह हमारा प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। चूंकि यहाँ के नायक कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसलिए तैयार किया गया खोया हुआ खजाना मेरे पास आएगा। मैं इसे उड़ते हुए बादल तलवारबाज को दूसरों की ओर से उपहार के रूप में दूंगा, जिसके साक्षी आप सब होंगे। जैसे ही वह बोला, ऐसा लगा मानो उड़ते बादलों का तलवारबाज उनके बीच मौजूद हो। भीड़ पहले तो चौंकी, फिर उत्साहित होकर जयकार करने लगी। वान वेनफेक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी नज़र तुरंत जेड बॉक्स पर टिक गई। गुम खजाना, ये वही चीज़ थी जिसे मिस्टर यंग ने उसे ढूंढने के लिए कहा था, और इसकी कीमत उसके इस्तेमाल पर निर्भर करती थी। कुछ तो बहुत कीमती थीं, जबकि कुछ पर सिर्फ खोया हुआ खजाना लिखा था, जिसमें कोई खासियत नहीं थी। साधारण जेड से थोड़ी ज़्यादा कीमती, लेकिन फिर भी ढूंढना मुश्किल। दुनिया की विशालता के बावजूद ऐसे खजाने असामान्य नहीं थे, फिर भी उन्हें खोजना कोई आसान काम नहीं था। ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। उन्हें क्यूमेन मंडप में कोई सुराग नहीं मिला था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से यहाँ उन्हें एक सुराग मिला। यदि उन्हें पता होता तो वे पहले ही इस लड़ाई में शामिल हो जाते। यह विचार आते ही वान वेनफेक को थोड़ा अफसोस होने लगा। पुनश्च पहला अपडेट। हालांकि उसे अफसोस था, लेकिन वह उस युवक के हितों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसने अपनी उथल पुथल भरी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा लिया। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। मंच पर भीड़ की भावनाओं को उत्तेजित देखकर उस युवक ने अपने होंठ भींच लिए और अपनी उभरती मुस्कान को दबा लिया। उसने हाथ जोड़े, मुड़कर मंच की ओर पुकारा, मास्टर चांग, कृपया एक बैठक के लिए नीचे आइए। इस समय दर्शकों के सामने कई कुशल प्रतिद्वंद्वियों को हराने के बाद वह कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि वह अंदर ही अंदर जानता था कि यह वास्तविक नहीं था। अपनी लाज बचाने के लिए उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बलपूर्वक इकट्ठा किया और जोर से पुकारा, जो अत्यंत असाधारण था। हालांकि जब उसने अपनी हथेलियां पकड़ी तो वे थोड़ी कांप उठीं, जिससे तथाकथित प्रतिष्ठा प्रकट हुई, जिससे उसकी साधना पर भी काफी दबाव पड़ा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, एक लंबी हंसी सुनाई दी। मैं भाई झाओ के निमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। सबने ऊपर देखा तो एक आकृति सराय की 5वीं मंजिल से छलांग लगाती हुई दिखाई दी, जो हवा में कई बार घूमकर हल्के से जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा गोरा था, उसकी आंखें सितारों जैसी चमकीली थीं और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसके आकर्षक रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली किंगबोंग का आभास हो रहा था, जिसे देखकर भीड़ में से तालियां बज उठीं। यहाँ तक कि बेली फैंग ने भी मन ही मन उसकी प्रशंसा की, यह महसूस करते हुए कि मार्शल आर्ट के अलावा ये किंगबोंग वान वेनफेंग से कमतर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि नक्षत्र रैंकिंग सूची में उसकी रैंकिंग वाकई जायज़ थी। तभी वान वेनफेंग और उसके साथियों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। हालांकि आसपास के मार्शल कलाकारों ने इसका कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि मास्टर फूमो ने मामला संभाल लिया है और नक्षत्र रैंकिंग सूची में शामिल लोगों को देख लिया गया है। थोड़ी देर की नज़रों से मिलने के बाद वे सब मुड़े और बाहर चले गए। क्यूई जेंग मंडप में वापस आकर उन्होंने देखा कि कुछ अस्त व्यस्त फूमो और मंडप स्वामी साथ बैठे हैं, और जाहिर है कि उनकी आपस में अच्छी बनती है। फूमो उनके लौटने पर उठकर जाने की सोच रहा था, लेकिन बातचीत अभी भी जारी रहने के कारण थोड़ा हिचकिचाया, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया। उन्होंने वर्तमान चर्चा समाप्त होने के बाद वहां से चले जाने की योजना बनाई।
हालांकि क्यूई झेंग के मंडप गुरु के पास मो परिवार के विशेष कौशल नहीं थे, फिर भी वे एक खुले विचारों वाले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्षों से दुनिया भर से कई वस्तुओं को संभाला था और क्यूइमिन तंत्र में अद्वितीय अंतर्दृष्टि विकसित की थी और मो परिवार के गुरु से मित्रता करने में गहरी रुचि व्यक्त की थी। हालांकि इसमें क्यूई झेंग के कुछ रहस्य शामिल थे, फिर भी वे अपनी चर्चाओं में पूरी तरह से खुले और विस्तृत थे। उन दोनों ने विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे कई शानदार विचार सामने आए और उनकी बातचीत अप्रत्याशित रूप से दोपहर तक चली। इस तरह से यह है। मंडप मास्टर रुका, आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ कई सालों से हूँ और आज ही भाई फू से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में हमेशा महान लोग होते हैं। दोपहर हो चुकी है, जाने से पहले क्यों न कुछ खा लिया जाए। मेरे पास अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर मैं भाई फू के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। हालांकि फूमो 5वीं श्रेणी का साधक था और दूसरों से कम ही मिलता जुलता था, फिर भी उसका स्वभाव शुद्ध था और मंडप गुरु के मिलनसार व्यवहार से वह आसानी से सहमत हो गया। वह तुरंत मान गया, लेकिन बोलते समय उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी निगाह अनायास ही बेली फैंग की ओर चली गई, जिसने असहायता की भावना से अपनी आंखें घुमा लीं। फूमो के साथ निजी तौर पर अनौपचारिक बातचीत के बावजूद बेली फैंग जानता था कि उसे बाहरी लोगों की मौजूदगी में ठीक से व्यवहार करना होगा। फिर उसने हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, हम मास्टर की व्यवस्था का पालन करेंगे। पवेलियन मास्टर ने यह बातचीत देखी, उनके चेहरे पर अभी भी एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी। वे खड़े हुए सड़क के उस पार नॉर्थ मार्शल इन की ओर इशारा करते हुए बोले, दूर से आए दोस्तों का होना एक खुशी की बात है। नोबलबन कॉम पर नए रोमांच का आनंद लें। आज भाई फू से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि नॉर्थ मार्शल सिटी बंज है, फिर भी इसमें कई स्वादिष्ट स्वाद हैं। प्लीज़ चलिए, कृपया। फिर सभी लोग नॉर्थ मार्शल इन में गए। सराय मालिक, जो मंडप स्वामी से परिचित था, ने उनसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक की और उनके लिए एक निजी कमरा ढूंढ दिया। वांग एनफेंग ने संयोग से खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि वह पहले वाले मंच के ठीक ऊपर था। मंच पर मेज़ें सजाई गईं और सराय के नौकर लड़के बारी बारी से आकर मेज़ों पर बढ़िया शराब और व्यंजन सजाते रहे। एक नज़र में ही उसे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि मेज़ पर रखी दावत सस्ती नहीं थी। इससे उसका शक और पुख्ता हो गया कि मंच सजाने वाले के कुछ छिपे हुए इरादे हैं, हालांकि उसे उनके खास इरादों का अंदाज़ा नहीं था। मंच के बीचों बीच एक मेज़ थी जिस पर उड़ते बादल तलवारबाज और वह युवक आमने सामने बैठकर शराब पी रहे थे। तलवारों और चाकुओं से लैस हटे कट्टे मार्शल कलाकारों से घिरे वे जियांगहू की अपनी अलग ही रौनक दिखा रहे थे। 3 बार शराब पीने और चेहरे पर हल्की लाली के बाद उनकी बातचीत थोड़ी धीमी हुई और उन्होंने जियांगहू के विषयों पर चर्चा की। वांग एनफेंग ने पहले ही अपना सिर घुमा लिया था, लेकिन तभी उसने यी नानपिंग शब्द सुना और बड़ी दिलचस्पी से चुपचाप सुनने लगा। उसने झाओ नाम वाले युवक को यी नानपिंग को तिरस्कार के साथ खारिज करते हुए सुना। उसे एक नासमझ हत्यारा बताया जिसका अंत बहुत ही निराशाजनक था, एक ऐसी परिणति जो उसने खुद अपने ऊपर लाई थी। यह महज एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मार्शल आर्ट की थोड़ी बहुत जानकारी है तथा जो अपनी सीमाओं से अनजान है। सैन्य बल द्वारा कानून का उल्लंघन करने के लिए मार डाला जाना चाहिए। शराब पीने के बाद उस युवक ने नक्षत्र रैंकिंग सूची में सूचीबद्ध अन्य युवा प्रतिभाओं को देखा और उनकी प्रशंसा की। वह मास्टर चांग से कहीं अधिक निम्न है। चांग योंगज्ञान उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा, ये जानते हुए कि एक धनी व्यापारी का बेटा उसकी चापलूसी कर रहा है और इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। फिर भी उसे थोड़ा गर्व भी हुआ। उसका मानना था कि यी नानपिंग भले ही युद्ध कला में बहुत कुशल था, लेकिन उसकी चाल अप्रत्याशित थी और उसकी असली ताकत किसी 9वें दर्जे के युद्ध कलाकार जितनी ही थी। यद्यपि उसने पहाड़ों में अपनी साधना के दौरान विनम्र बने रहने की अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन किया था, फिर भी जब उसने जियांगू में प्रवेश किया और कई डाकुओं को मार डाला तथा कई 9वीं श्रेणी के मार्शल कलाकारों को पराजित किया, तो वह धीरे धीरे अहंकारी हो गया तथा उसे लगने लगा कि इस विशाल संसार में यदि उसका सामना किसी 9वीं श्रेणी के मार्शल कलाकार से हो तो वह निश्चित रूप से लड़ने की क्षमता रखता है।